हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोमांस रीडर। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे और मज़ेदार से नॉवल आप लोग इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं एक ज़बरदस्त नॉवल की तरफ। फिर तुमको बुखार हो जाता है, कायान ने उसे टोका था। ओहो आन, आपको मेरी इतनी फिक्र है? ऐन ने दिल के धड़कने के साथ पूछा था। हाँ तो मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? कायान ने उसकी नाक को दबाया तो ऐन ने शर्म से सर झुका दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आन से क्या और कैसे अपने प्यार का इजहार करे। तो अब आप मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रहे? ऐन ने मसनूई खूबगी से पूछा था। नहीं, अब तुम जिद करी हो तो खिला ही दूंगा, लेकिन आइंदा नहीं खिलाऊंगा। आइसक्रीम खिलाते वो उसे घर ले जा चुका था और ये रात भी पुरसकून होते हुए गुजर गई थी। ऐन ने कल पक्का इरादा किया था कि वो कायान से प्यार का इजहार करेगी, क्योंकि मंगनी के दिन करीब आ रहे थे और वो अब अपने आन को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। नायला ने भी सब तैयारियां कर ली थी, लेकिन ऐन को किसी भी पल सुकून नहीं मिल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे कायान को बताए। उसे डर भी लग रहा था कि आन का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन अब तो वो अपने अपने आन को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती थी। वो 17 साल की थी, कोई बच्ची नहीं थी कि अपने जज्बात ना समझ पाए। अब उसे अपना आन हमेशा के लिए अपने पास चाहिए था। रात का वक्त था। कायान किरण से मिलकर घर आया तो ऐन को बाहर ही बैठे देखा था, जो आसमानी रंग के कुर्ते और सफेद शलवार में आसमानी रंग का दुपट्टा लिए, बाल खुले छोड़े, आंखों में गहरा काजल और हाथों में चूड़ियां पहने वो बहुत ही खुश और फ्रेश लग रही थी। अरे ऐन, तुम यहाँ बहुत ही खुश लग रही हो, खैर है ना? कायान मुस्कुराते हुए उसे पूछने लगा था। और ये आज घर में तैयार क्यों ही हो? बहुत प्यारी लग रही हो मेरे बच्चे, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आन आन आज उसके लहजे में बदलाव था, जो कि कायान को महसूस नहीं हुआ था। ओह, तो मेरी तारीफ हो रही है, तो बताओ क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वो मुस्कुराते हुए बोला था। आप चाहिए? ऐन के मुंह से निकल गया था। जल्दी से मुंह पे हाथ रखा था। कायान ने उलझ के ऐन को देखा था। मतलब कि आप चाहिए मुझे? सिर्फ बस 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाना है, अभी कल तो बाहर गए थे, वो खूबगी से बोला था। और आन, अब बच्चे मत कहा करें, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब आन का उसे बच्चा कहना बुरा लगता था। वो बड़ी हो गई थी, वो 17 साल की होने वाली थी और उसे मोहब्बत भी तो हो गई थी अपने आन से। और मोहब्बत इंसान को बहुत ही जल्द मैच्योर कर देती है। नहीं ऐन, तो मेरे लिए बच्ची ही हो, जितनी भी बड़ी हो जाओगी, वो आम से अंदाज में बोला था। नहीं आन, देखिए आपके जितनी हो गई हूँ मैं। वो उसके साथ खड़े होते हुए कंधे से कंधा मिलाने लगी थी। नहीं ऐन, देखो तुम्हारा सर मेरे कंधे तक आ रहा है, इसलिए तुम छोटी हो, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही रहोगी। आन, मैं हमेशा आपके साथ चलना चाहती हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ ही चलती हो, जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चली जाती हो। वो हंस के बोला था। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? उसने दोबारा पूछा था। हाँ मेरी ऐन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, कायान ने भी आम से लहजे में कहा था। वो जानती थी वो बहनों वाला प्यार करता, लेकिन वो तो उसे भाई नहीं मानती थी ना। अब ना कभी मानेगी। उसके दिल में अब कायान के नाम की मोहब्बत का पौधा लग चुका था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त बने जा रहा था। कल कायान की सालगिरह थी, उसे कल ही अपने प्यार का इजहार करना था उसे। आन, मैं कल आपको एक सरप्राइज़ दूंगी, कल आपकी बर्थडे भी है ना? वहाँ सच से कैसा सरप्राइज दोगी? उसने इश्तियाक से पूछा था। वो कल आपको पता चल जाएगा। मंगनी में भी 2 दिन रह गए थे और ऐन को जो करना था कल करना था। उसे अब अपने आन की मंगनी नहीं होने देनी थी। उफ, मैं इंतज़ार करूँगा, वो उसकी नाक दबाता हुआ बोला था। चलो अंदर आओ, खाना खाने चलते हैं। उसका हाथ पकड़ता अंदर चला गया था और ऐन अपने हाथ को कायान के हाथ में देख के उसके दिल में गुदगुदी होने लगी थी। हाल खाला मामा नहीं आएंगी खाने पर क्या? कायान टेबल पर बैठा था। उसने काम वाली खाला सकीना से पूछा था। कायान, बेटा वो कह रही है उनकी तबीयत नहीं ठीक। वो लब भींच के उठ के नायला के कमरे में चला गया था। मामा, लेकिन नायला कुछ ना बोली थी। मामा, आप खाना क्यों नहीं खाने आई? मुझसे नाराज़गी है कोई? खाने से तो नहीं ना? मैं नाराज़ नहीं हूँ कायान, लेकिन बस मुझे तुम्हारी टेंशन है बेटा। कब तक तुम ऐन को ढूंढोगे मामा, जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती? वो खोए खोए अंदाज में बोला था। नायला ने कायान को देखा था, जो बेहद खूबसूरत, अब 30 साल का हो गया था, लेकिन बस अब घर और अपनी जॉब का ही होके रह गया था। उसे अब अपना कोई होश ही नहीं था। पिछले 5 सालों में ही शायद ही नायला ने कभी कायान को मुस्कुराते देखा था। ऐन तो अपने साथ साथ हम सब की कायान की खुशियाँ ही ले गई थी। मामा, मैं उसे बुला नहीं पा रहा, पता नहीं वो कहाँ होगी। उसे मुझसे कुदरत ने छीना है। काश मैं उस वक्त उसकी बात मान जाता। मुझे सब्र नहीं आ रहा। आप एक दफ़ा तो अब वो अपने आन के पास आती। कायान के लहजे में ज़माने भर का दर्द था। नायला के दिल में टीस उठी थी। मेरा बच्चा, सब्र करो, क्या पता वो इस दुनिया में है भी या नहीं। मामा, कायान ने तरफ के नायला की तरफ देखा था। मेरी ऐन जिंदा है, उसे कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे।
मैं पता नहीं कब तक हूँ कब तक नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नायला ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो नहीं देख सकती थी अपने बेटे की हालत। मामा प्लीज़, कायान के लहजे में लड़खड़ाहट थी। कायान ने नायला की गोद में सर रख दिया था। नायला की आंखों से मुतवातर आंसू बहने लगे थे और ज़ोरों से आंखें मींच ली थी उन्होंने। मेरी बच्ची, मेरी ऐन कहाँ चली गई? अपनी खाला को छोड़ के तुम्हारी शरारतों के बगैर ये घर अधूरा है। वो सोचों में चली गई थी। अब उन्हें जल्द से जल्द कायान की शादी करनी थी। बोलो कौन है तुम? इवल अपने मखसूस लिबास में इंतहाई खतरनाक तेवर लिए सामने झुके हुए आदमी से पूछ रही थी, जो कि काफ़ी दिनों से उनका पीछा कर रहा था। लेकिन आज वो इवल और मॉन्स्टर के हाथ लग चुका था। इवल ने अपना चाकू निकाला और बहुत ही सफाई से वो उसके चेहरे पे फेरने लगी थी। नीली आंखों में बेहद पूरी सरारियत थी। मैं नहीं जानता, वो बस मुझे किंग ने भेजा था, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन इवल ने बहुत ध्यान से उसका चेहरा छोड़ के उसके बाजुओं की एक एक नस पे चाकू चलाने लगी थी कि कहीं उसकी नस ना कट जाए। और वो तकलीफ दे के तरपा तरपा के मारने की आदि थी और उस शख्स की चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। पास करा अमान और मॉन्स्टर उसका रूप देख रहे थे। ना जाने आज इवल क्यों गुस्से में थी, जबकि वो शख्स पूरा खून से लथपथ हो गया था। इवल, मार दो इसे, मॉन्स्टर ने बेजारी से कहा था। नहीं मॉन्स्टर, इसे किंग के पास जाना है। लेकिन क्यों? मॉन्स्टर ने हैरानगी से कहा था। जाओ जाके अपने किंग से कह दो हमारे मालिक को मार के तुम खुद किंग बने बैठे हो ना। बहुत जल्द तुम्हारी मौत इवल किंग के हाथों होगी। और वो आदमी गिरता पड़ता अपनी जान बख्शी पे भागा था। इवल, तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? ताकि किंग को पता चल सके कि उसकी मौत करीब है। अब बारी है उस किंग के खास बंदे की, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, और हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहाँ वो लड़कियाँ स्मगल करके अमेरिका भेज रहा है। हमारी एक कोताही की वजह से पाकिस्तान से वो लड़कियाँ चली गई हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका लड़कियाँ नहीं जानी चाहिए। इवल की आंखें हनूस नीली और सर्द थी। मॉन्स्टर और अमान ने सर हाँ में हिला दिया था। कल की फ़्लाइट बुक करवाओ। और अमान, तुम जिन चक्करों में हो ना, मुझे सब पता है। वो अमान को देख के बोली थी। मैंने क्या कब क्या किया? वो तो घबरा ही गया था। तुम उस कोठे पे क्या करने गए थे? तुम तो उस नाचने वाले के दीवाने ही हो गए हो। ओ इवल, तुम हम सब पे नजर रखना कब बंद करोगी? वो चिढ़ता हुआ बोला था। कभी नहीं। तुम और लाड़े हमारी जिम्मेदारी, और कल तुम उसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, वरना मेरे चाकू का अगला शिकार तुम होगे। मैं और मॉन्स्टर कल ऑस्ट्रेलिया जाके काम खत्म करके आएंगे। ओहो, मेरी गुड़िया ने पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं। वो सर पे हाथ मारता बोला था। खिला दिया है मैंने खाना, वो मेरा भी बच्चा है छोटा सा। छोटे बच्चे लव से इवल की आंखों में नमी आई थी और क्या कुछ याद नहीं आया था उसे, लेकिन वो अपनी आंखों की नमी छुपाती मजीद कुछ कहे बगैर कमरे से चली गई थी। कमरे में पहुंचते इवल ने मोबाइल में अपनी मोहब्बत की तस्वीर ओपन की। देखी, आज भी मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। आज भी मुझे आप बेहद याद आ रहे हैं। दिल कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास चली आऊँ, लेकिन मैं नहीं आ सकती। सबसे पहले मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है। वो अपने आंसू पहुँचते हुए बोली थी। आज एएसपी कायान को कॉल करके देखी जाए। उसने कायान का नंबर मिलाया था। कायान जो फ्रेश होकर निकला था, अपने मोबाइल पे होती रिंग देख के उसने कॉल उठाई थी। नंबर कोई शो नहीं हो रहा था, बस अननोन लिखा हुआ था। हेलो कौन? कायान ने पूछा था। एसपी कायान काजमी, इवल सर्द लहजे में बोली थी। उसके लहजे में कोई भी पहले वाली नमी नहीं थी। लग ही नहीं रहा था जो 1 मिनट पहले रो रही थी अब वही इवल बेरहम इवल बन चुकी थी। अरे एसपी, सारी दुनिया में हमें ढूंढ रहे हो और हमें नहीं पहचाना? वो तंजिया कहती हुई कायान को गुस्सा दिला गई थी। एक दफ़ा तुम मेरे सामने आ जाओ इवल, फिर देखना तुम्हारा क्या हशर करूँगा मैं। हा एएसपी, मेरे प्यारे एसपी, पहले मुझे ढूंढ तो लो, फिर मेरा काम भी ख़त्म कर देना। एसपी, बेस्ट ऑफ लक। मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आऊँगी। और रही मुलाकात की बात है, वो बहुत जल्द होगी हमारी, बहुत जल्द। मैं तुम्हें उससे पहले कि वो कुछ कहता कि इवल ने कॉल बंद कर दी थी। डैम इट, उसने गुस्से से मोबाइल बेड पे फेंका था। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा इवल, ना ही तुम्हारी गैंग को। जस्ट वेट एंड वॉच। इवल की आंखों से फिर से आंसू निकले थे। मैं मिलूंगी, बहुत जल्द मिलूंगी। एसपी कायान काजमी। माजी, आज कायान की सालगिरह थी। नायला तो सुबह से ऐन के साथ तैयारी करवा रही थी। ऐन का कहना था कि वो आन को सरप्राइज देगी। नायला के साथ मिलकर खुद उसने अपने आन के लिए केक बनवाया था। छत पे सारी सजावट भी उसने खुद ही की थी। नायला हैरान थी कि आज इतनी तैयारी क्यों कर रही। पहले भी तो कायान की सालगिरह आती थी, लेकिन कभी भी इतनी तैयारी नहीं की थी उसने। लेकिन अब क्यों? लेकिन वो ऐन से पूछ के उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। नायला को पता था वो अपने मूड की है, जब दिल चाहे जो दिल चाहे कर लेती है। खाला, आप भी अब ऊपर नहीं जाए, सबसे पहले मेरी तैयारी आन देखेंगे।
ओ क्यों भाई, ऐसी भी क्या तैयारी कर लिया तुमने जो मैं नहीं देख सकती? नायला बेगम तजस्सुस से बोली थी। मैं कह रही हूँ ना, वरना आपसे नाराज़ हो जाऊंगी मैं, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। अरे पगली, नहीं जाती मुझसे, इतनी ऊंचाई पे नहीं जाया जाता, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। वो सोफे पे बैठते हुए बोली थी। एन खुश हो गई थी। उसने कायान को बोला भी था जल्दी आने को, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था कि रात के 10 बजे वो घर आया था। पहले वो टेस्ट की तैयारी करता रहा, फिर किरण के पास चला गया था। वो आप आ गए। वो तेजी से उठती कायान के पास चली गई थी। कायान ने हैरत से एन की तैयारी देखी, जो कि लाल फ्रॉक पहने, बाल खुले छोड़े, हाथों में चूड़ियां पहने वो कई डॉल ही लग रही थी। आपके लिए सरप्राइज है। वो आंखें पटपटाती बहुत मासूम लगी थी और उसे ऊपर छत पे आई थी। हाँ, याद आया, मेरी यार ने तो मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया था। चलो आओ जाके देखते हैं मेरी यार ने क्या किया। जवाब मेरी यार ऊपर छत पर आए। हाँ हाँ हाँ, याद है, मेरी यार ने तो मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया था। चलो आओ जाके देखते हैं मेरी यार ने क्या किया है। जवाब मेरी यान कहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कायान के बाजू के गिर्द अपने हाथ लपेटते हुए बोली थी। क्योंकि तुम मेरी यान हो ना, तो फिर आप मुझे खुद से दूर ना करें ना। वो साहब गोई से बोली थी। क्या मतलब, मैं कब तुम्हें खुद से दूर किया है, ये आपको पता चल जाएगा। चले छत पे चलते हैं। मामा आप नहीं आएंगी क्या? नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझसे नहीं जाया जाता इतनी ऊंचाई पे। आए ना मैंने बहुत दिल से आपके लिए तैयारियां की है। वो उसका हाथ थामती उसे ऊपर ले गई थी। बहुत सारे ख्वाब सजा के आन उसे छत पे ले जाने लगी थी। उसका आन उसके ख्वाब कभी भी नहीं तोड़ेगा, लेकिन ख्वाब तो होते टूटने के लिए। ये उसे बात बहुत जल्द पता लगने वाली थी। कायान की आंखों पे एन ने पट्टी बांधी थी। अरे एन, क्या करी हो? ऐसा भी क्या सरप्राइज है? कायान मुस्कुराते हुए बोला था। ऊपर जाके एन ने कायान की पट्टी खोली। कायान को जो देखने को मिला था उससे उसे हैरत भी हुई थी और खुशी भी। छत को बिल्कुल ऐसे सजाया गया था जैसे कोई किसी को प्रपोज करता है। हर तरफ गुब्बारे लगे थे। लाल रंग के छत के बीचों बीच टेबल पे पड़ा हुआ चॉकलेट केक था, जो कायान को बेहद पसंद था। और टेबल के पास ही बड़ा सा आई लव यू लिखा हुआ था। एन ये सब इससे पहले कि वो कुछ कहता है, एन ने एक फूल पकड़े उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। कायान की आंखें एन पे टिकी हुई थी। वो जो सोच रहा था, दुआ कर रहा था कि वैसे ही ना हो, लेकिन कभी कभी कोई दुआएं कबूल नहीं होती। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं मुश्किल में हूँ। वो शर्माती घबराती कायान को उलझन में डाल चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब आपसे मोहब्बत हो गई। ये सुनना ही था कि कायान का चेहरा लटे की मानी सफ़ेद हुआ था। देखे, मुझे जल्दी एहसास हो गया है कि आप मेरे हैं। सिर्फ अपनी एन के एन ने चेहरा उठा के कायान को देखा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। लेकिन एन बोलती रही, मुझे आपका मेरे माथे पे बोसा देना अच्छा लगता है। जब आप मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। गुलाबों की खुशबू आज कायान को जहर लग रही थी। मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है कायान, मैंने आपको अपना दिल दिया। मुझे यकीन है आप अपनी एन का दिल नहीं तोड़ेंगे। एन ने मुस्कुराते हुए कायान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। कायान की आंखें ऐसी थी जैसे अभी खून निकल आएगा। आप उस किरण से शादी ना करें, मुझसे शादी करें। अभी वो कुछ और ही कहती कि एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे छत पे गूंजी थी। कायान का हाथ कांपने लगा था। चेहरा अचानक जर्द पड़ गया था। गले में सूखे कांटे चुभने लगे थे। एन ने बेयकीनी से अपने गाल पे हाथ रखा था, जिस पे कायान ने उसे थप्पड़ मारा था। वो बेयकीनी से कायान को देख रही थी। मैं फिर भी कहूँगी आन, मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है। वह ज़िद्दी अंदाज में बोलती कायान के सीने से लग गई थी। आंसू आंखों से टप टप गिरने लगे थे। कायान के चेहरे के तासुरात मजीद खतरनाक हो गए थे और आंखों में इश्तियाल के शोले भड़के थे। उसने एन का बाजू पकड़ा और जोर से धक्का दिया था। तुम्हें मैं अपनी बच्ची समझता था, छोटी बहन। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। एन का वजूद लरसने लगा था। आना आपसे मेरे हैं, एन भी चीखी थी। इससे पहले कि कायान एक और थप्पड़ मारता, उसका हाथ हवा में रुका था। उसने आज पहली दफ़ा अपने बच्चे पे हाथ उठाया था। बात भी तो ऐसी थी कि वो किस जब्त से वहाँ खड़ा था वो वही जानता था। चुप, एकदम चुप हुई थी। जोर से धारा था कि एन हिल के रह गई थी। कायान ने दांत कचकचा के कहा था, चली जाओ एन, यहाँ से दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं कुछ कर दूंगा। वो अपने बाल नोचता गुस्से से बोला था, तुम तो हो ही बेगैरत। मैं बच्ची समझता रहा। तुम ये सब कहती रही। अम्मी ठीक कहती थी कि तुम्हें बचपन से ही भाई कहलवाना तुमसे चाहिए था, तो ये नौबत ही ना आती। तुम्हारे जहन में ये गंदा फतूर ना आता। तुम्हारे लाड नहीं उठाने चाहिए थे। तुम इतने अपनी औकात ही ना दिखाती। फिर एन का दिल किया वो इतना कुछ सुन के ज़मीन में दफन हो जाए। मुझे आपसे मोहब्बत है आन, और हमेशा रहेगी। वो फिर भी ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। मुझे तुम इस वक्त जहर लग रही हो। दफ़ा हो जाओ, नहीं तो नहीं, दफ़ा हो जाओ। नहीं, तुम क्यों, मैं ही चला जाता हूँ। और अब कल किरण के साथ मंगनी नहीं, निकाह होगा मेरा, देखना तुम। वो गुस्से से कहता जाने लगा था। एन ने उसकी टांग पकड़ ली। नहीं नहीं आन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एन की सारी चूड़ियाँ टूट के उसके बाजू में पेवस्त हुई थी। नहीं, अगर आपने उस किरण से शादी की तो मैं मर जाऊंगी। वो दर्द से चूड़ लहजे में बोली थी। तुम मर जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ये सब कहते हुए? तुम जहर लग रही हो मुझे, तुम मर जाओ। ये कहने से पहले तुम्हें मर ही जाना चाहिए था। अचानक से कायान की नज़र अपने हाथ में पहनी अंगूठी पे गई थी, जो कि एन ने बहुत प्यार से उसे दी थी। और ये अंगूठी पकड़ो, मुझे तुम्हारी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं चाहिए। वो अंगूठी उतारता उसके पास फेंक के एन को धक्का देता हुआ चला गया था। अंगूठी दूर कहीं जा गिरी थी। एन अपनी
बेकदरी पे रो रही थी और एन अपने फूलों से लिखे आई लव यू पे गिरी थी। उसकी जात की तरफ फूल भी बिखर गए थे। उसको लगा था उसका दिल टुकड़ों में बट गया हो। वो अपने गाल पे गरम गरम आंसू बहते हुए उसके गाल पे अपने गाल पे गरम गरम आंसू लगने से उसे दर्द महसूस हुआ था। कायान का हाथ उसकी नाजुक गाल पे छप गया था। एन मेरा बच्चा आया था, तुमने मरने की बात की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। कायान की कई बात उसके कानों में पड़ी थी। तुम मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो चीखती हुई वहां फूलों को और बखेरने लगी थी और फूट फूट के रो दी थी। जब रो रो के थक गई और अपने सुस्त कदम लेती वो कमरे में चली गई थी। कितना कुछ सोचा था उसने। उसका आन उसके ख्वाब नहीं तोड़ेगा, उसका दिल नहीं तोड़ेगा, लेकिन ये सब क्या हो गया था। मैं कल किरण से निकाह करूंगा। कायान की आवाज़ उसके कान में पड़ी थी। आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी थी। सिसकियां हिचकियों में बदल गई थी। वो रोती रही यहाँ तक कि वो बेहोश हो गई थी। कायान अपने कमरे में सर थामे हाथों में बेड पे बैठा हुआ था। ये सब क्यों एन, ये सब क्यों? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? कायान का सर दर्द से फटने लगा था। फिर वो अपना हाथ देखने लगा जिस हाथ से उसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा था। ये सब क्यों? वो रो रहा था जिसे उसने अपने बच्चे की तरह पाला था, अपनी बहन की तरह। उसने उसकी आंखों में आंसू लाए थे। आज वो जल्दी से उठ के नायला के कमरे में गया था। मामा। नायला ने सर उठा के देखा तो कायान की सुर्ख आंखें देख के वो घबरा गई थी। क्या हुआ कायान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मामा, मुझे कल किरण से मंगनी नहीं निकाह करना है। वो सब पार लहजे में बोलता। नायला का दिल डूबा गया था। लेकिन हो क्या गया इतनी जल्दी बेटा? मामा आपको टाइम चाहिए तो एक दिन का ले ले, नहीं तो कल नहीं तो परसों मेरा किरण के साथ निकाह होगा। वो बिना कुछ बोले कमरे से चला गया था। गुजरते हुए उसकी नज़र एन के कमरे के बंद दरवाजे पे पड़ी थी। उसकी आंखें फिर से सपाट हुई थी। हाँ ना, आप कितने अच्छे हैं ना, आप एन से प्यार करते हैं। एन की मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। उसकी आंखों में नमी जमा होने लग गई थी। उसके दिल को कुछ होने लगा था। जिस दिन आप मुझसे नाराज़ हो गया ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। एक दफ़ा फिर एन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कायान का दिल डूबने लगा था। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। उसने मेरा यकीन तोड़ा, लेकिन वो कब अपने बच्चे को ऐसे छोड़ सकता था? वो जानता था वो दर्द में होगी। उसने उसे थप्पड़ मारा था जिसने उसे कभी डांटा तक नहीं था। एन दरवाज़ा खोलो, वो अपना गुस्सा जब्त करते बोला था, लेकिन एन तो बेहोश पड़ी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। एन, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। इस दफ़ा कायान ने अपना लहजा नरम रख के बोला था, लेकिन एन ने कोई जवाब नहीं दिया था। एन, मैं मर जाऊंगी, मर जाओ। उसे अपने अल्फाज याद है तो जल्दी से वो नायला के कमरे में भागा था। वहाँ से एन के कमरे की चाबी लेके दरवाज़ा खोला। नायला भी परेशान होती कायान के पीछे आ गई थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने ही एन ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। नायला की तो चीख निकली थी। एन, मेरे बच्चे। कायान जल्दी से उसके गाल थपथपाते बोला था, क्या हुआ मेरी बच्ची को? नायला ने कायान से पूछा। पानी लाओ। नायला ने जल्दी से नौकरानी को आवाज़ दी जो पानी ले आई थी। उसे हॉस्पिटल लेके चलो। कायान, मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो इतनी खुश थी। कायान एन की हालत देखता बेहद परेशान था। वो भूल गया था कि एन ने क्या किया। इस वक्त उसे बस अपने बच्चे की परवाह थी, जिसे जैसे एक माँ को सिर्फ अपने बच्चे की परवाह होती है। उसकी तमाम सारी गलतियां भुलाए वो अपने बच्चे के लिए परेशान था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर जल्दी से एन को अंदर ले गए थे। कायान, बेटा हुआ क्या था? एन को वो ऐसे कैसे बेहोश हो गई? कुछ टाइम पहले तो वो ठीक थी मामा। वो फिर कायान बताता गया था। नायला को लगा कि ज़मीन फट जाए और उसमें समा जाए। मतलब उनका शक ठीक निकला था। नायला तो साकित बैठी थी, जबकि कायान सुर्ख आंखों से सर झुकाए बैठा हुआ था। मामा, ये क्या कर दिया मैंने एन पे हाथ उठाया। जिन हाथों से मैंने उसे खिलाया पिलाया, उसे प्यार किया, ये सब मैंने क्या कर दिया? वो बच्चों की तरह रोने लगा था। कायान, बेटा। नायला की आंखों से भी मतवातर आंसू गिर रहे थे। मेरे मामा, मैं कैसे? उसने ये क्यों किया? वो तो मेरी बहनों जैसी है ना मामा। ये सब उसके जहन का फतूर है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोला था, जल्द से जल्द किरण के घर वालों से बात करें, परसों ही हमारा निकाह होगा। वो फिर से बेतासुर लहजे में बोला था। पर बेटा एन, नायला ने कुछ कहना चाहा था। मामा, मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूँ जिसे मैंने अपना बच्चा कहा हो? किरण से शादी हो जाए तो खुद ही संभल जाएगी वो। नायला ने बेबसी से कायान को देखा था। आपके पेशेंट को होश आ चुका है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। अच्छा हुआ है कि आप जल्दी उसे हॉस्पिटल ले आए, वरना ज़्यादा नुकसान भी हो जाता। डॉक्टर ये कह के चला गया था। कायान उठ के अंदर चला गया। जहाँ 6 घंटों में उसकी एन बीमारों जैसी लग रही थी, रंग जैसे जर्द हो गया था। एन, मेरे बच्चे। कायान ने उसके सर पे हाथ रखा था। उसका माथा बुखार से तपड़ा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे हाथ उठाया। लेकिन एन होश में आने के बावजूद भी नाराज़गी से आंखें बंद किए पड़ी रही थी। प्लीज़ एन, मैं जानता हूँ तुम होश में हो, एक दफ़ा आंखें खोलो, देखो अपने आन को माफ़ कर दो। कायान ने नम आवाज़ में बोला। एन ने आंखें खोली। कई आंसू एन की आंखों से निकले थे। जाएं आप यहाँ से, कायान बहुत सख्ती से बोली थी। कायान ने पहली दफ़ा उसके मुँह से आन की जगह कायान सुना था, जो सुन के उसे धचका लगा था। यानी वो उसे इतनी नाराज़ थी कि अपना ही दिया गया नाम भी उसे बुलाना नहीं चाहती थी वो। तुम अब अपने आन से ऐसे बात करोगी एन? लेकिन एन कुछ ना बोली। इतने में नायला आ गई थी। मेरी बच्ची। नायला ने आके एन का माथा चूमा था। खाला कायान से कहें कि यहाँ से चले जाएं। वो मुंह मोड़े ही नायला से कहने लगी थी, मेरे बच्चे प्लीज़ माफ़ कर दो, जाए यहाँ से। वो चीखने लगी थी। नायला ने कायान को इशारा किया तो कायान
तो कायान एक बेबस नज़र डालता वहाँ से चला गया था। मेरे बच्चे ये सब क्यों किया तुमने? नायला ने बेबसी से एन से पूछा था। खाला मैं तो वहाँ से मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहली दफ़ा ही थप्पड़ मारा है। यहाँ देखे दर्द हो रहा है। वो मासूम बच्चों की तरह नायला को कायान की शिकायत लगा रही थी। वो रोने लगी थी और बाहर करा। कायान जब से अपनी आंखें मीच गया था। वो बार बार अपने हाथ को देख रहा था जिससे उसने पहली दफ़ा अपने बच्चे पे हाथ उठाया था। दर्द से आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा लिया था। वो अब कैसे सब ठीक करेगा? लेकिन जो एन चाहती थी वो नहीं कर सकता था। वो उसे बहनों की तरह अजीज थी और वो किरण से प्यार करता था। उसे अब जल्दी किरण से शादी करनी थी ताकि वो एन के दिल से सारे ख्यालात निकाल सके। वो सोचता था कि वो बस अटैच है इसीलिए ऐसा कह रही है, लेकिन ये सब सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। वो नहीं जानता था कि उसका ये कदम एन को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। एन घर आ चुकी थी, लेकिन एन कायान से बात नहीं कर रही थी। मैं कहती थी कायान कि उसे अपनी इतनी आदत मत डालो। देखो ये क्या हो गया, उसकी हालत देखो क्या हो गई है। लेकिन मामा मैंने तो उसे बहनों वाला प्यार दिया बचपन से, फिर उसके दिमाग में ये बात क्यों आई, कैसे आई? मैं उसे दोबारा से प्यार से समझाऊंगा। उसकी हालत देख के लगता है वो समझ जाएगी। नायला ने कायान को कहा था। वो मेरी बात ज़रूर समझेगी मामा, उसे समझना पड़ेगी। तुम अब भी किरण से शादी करोगे? एन से भी तो कर सकते हो। मामा ये आप क्या कह रही हैं? वो मुझसे 8 साल छोटी है। वो मेरा छोटा सा बच्चा है। मैं कैसे? कायान सर हाथों में थाम गया था। लेकिन बेटा जब शादी हो जाएगी तो उसे फिर वो मैच्योर हो जाएगी, उसका बचपना ख़त्म हो जाएगा। मामा मैंने बचपन से उसे अपनी छोटी बहन ही समझा, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कायान कुर्ब से आंखें मीचते बोला था। फिर ठीक है तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो कायान को अकेला छोड़ के कमरे में चली गई थी। नायला ने किरण के घर वालों को कोई मसला बता के मंगनी का दिन रुकवा दिया था। किरण ने वजह भी पूछी थी, लेकिन कायान ने भी बहाना बना दिया था। वो लोग भी चुप कर गए थे। 1 हफ्ता होने को था। एन ने कायान से बात नहीं की थी। कायान ने कितनी दफ़ा बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं करती थी। मामा आप लोग किरण के घर वालों से बात करें, 2 दिन बाद का निकाह रखवा दें। नायला का दिल धक से रह गया था और पीछे खड़ी है जो आज काफ़ी दिनों बाद बाहर आई थी, ये बात सुन के सख्ते में चली गई थी। कायान ने नायला की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो अपने पीछे एन को देख के खुश हुआ था। एन मेरे बच्चे। उसने एन की तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन एन 2 कदम पीछे लेती और हाथ से उसे रोक गई थी। एन देखो मैं किरण से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करूँगा। लेकिन कायान ने सोच लिया था कि वो अपने तरीके से एन को समझाएगा। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता एन। लेकिन मैं आपने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते। वो भुराई हुई आवाज़ में बोली थी। मैंने बहनों वाली मोहब्बत कहा था, लेकिन मैं आपको उस किरण का होता हुआ नहीं देख सकती। वो बेबसी से बोली थी। मैं अब 2 दिन बाद किरण से निकाह करूंगा। आप ऐसा नहीं करेंगे? आना मेरे हैं, मैं किरण को मार दूंगी। वो गुस्से से चीखी थी। कायान ने हैरत से उसे देखा। वो जिद में इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो किरण को मारने की बात कर रही है। मुझे आपसे मोहब्बत है और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती और ना ही रह सकूंगी। एन ने एक दफ़ा फिर कोशिश की थी, लेकिन कायान ने अपना हाथ छुड़वा लिया था। लेकिन मुझे नहीं है। वो लब भींच के वहाँ से चला गया था। हाल किसने तुम्हारा ये हाल किया? असगर। किंग ने असगर की हालत देखी तो पूछने लगा था। किंग वो इवल ने। वो शख्स दर्द से तड़प रहा था। इवल मॉन्स्टर। बहुत चालाक हो तुम लोग, लेकिन मुझ तक पहुँच नहीं पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग मेरे बंदों को मारे हो, लेकिन मुझ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। किंग की एक आंख से लगा कट मजीद उसे खौफनाक बना रहा था। तुम लोगों से जल्द मुलाकात होगी, बहुत जल्द। बस कुछ देर इंतज़ार। उसने उस शख्स को जाने को कहा और वो शख्स चला गया पीछे। किंग सोचों में गुम हो गया था। माला पानी की प्यास की वजह से उठी थी। नींद में डूबी नीली आंखें किसी को भी अपने शहर में चकत सकती थी। रात के इस पहर वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अपने भालू से मिलना चाहता था, इसीलिए वो उसके कमरे में मौजूद था। माला पानी के जग लेकर वापस आई तो सामने फिर से जावियार को बैठा देखते चीखती। इससे पहले कि उसके मुंह पे हाथ रख के वो माला को बेड पे फिर गिरा के उसके ऊपर आ गया था। नीली आंखें गरीन आंखों से टकराई थी। मेरे भालू मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी खौफ की परवाह किए बगैर उसके मुंह पे हाथ जमाए पूछने लगा था। हल्की सी रोशनी में भी माला का चेहरा दमक रहा था। वो खौफ से कांप रही थी। जावियार की मर्दाना खुशबू उसकी नाक से टकराई, उसे और खौफ में मुब्तला कर रही थी। उसने उसके हाथ पीछे करने चाहे थे, जिससे जावियार हाथ पीछे करता मुस्कुराया था। पानी लेने गई थी। बहुत सब्र आजमा हो मेरे भालू, अब जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। वो उसके कान की लू पे झुकता हुआ जिसे बोला था, जिससे माला जी जान से कांपी थी। जावियार प्लीज़। अपने नाजुक हाथों से वो उसे पीछे करते रूहानी हुई थी। मैं आज ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहाँ से आते ही मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बाप के सामने अपने पास ले आऊँगा। वो उसकी गर्दन पे गोलाई में अपनी उंगलियाँ चलाने लगा था। मैं नहीं जाऊँगी, वो बेबसी से बोल रही थी। तो उसने अपने जावी का मॉन्स्टर रूप नहीं देखा था ना अभी तक। अगर देख लेती तो कभी ये ना कहती। आहा ना ना डार्लिंग, इसका इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास। और अपने बाप को भी बता देना, मैं आऊँगा बहुत जल्द तो तुमको ले जाऊँगा, क्योंकि तुम मेरी हो, बचपन से तुम मेरी हो, मेरी अमानत। और जो मेरी अमानत होती है वो मेरे पास ही आती है। आज समझ, क्योंकि अब मैं नहीं डरता तुम्हारे बाप से। जावियार माजी को सोचते हुए आंखें सुर्ख कर गया था। उसे बेड पे धक्का देते
खिड़की की तरफ चला गया और एक दफ़ा फिर से मुड़ा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ ज़ावियार की, ये कहते ही वो खिड़की से कूद गया था। इवल और मॉन्स्टर ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए थे। किंग को तो करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले थे वो, जिससे किंग को तो आग लगने वाली थी। अमान को आज चंदा से भी मिलने जाना था। वो बगैर गन लिए एक आम इंसान बन के फिर से हीरा मंडी पहुंच चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह जल्दी से चंदा के पास पहुंच जाए। वो अंदर गया जहाँ कई लड़कियां उसके सामने आई थी, लेकिन वह सबको इग्नोर करता सामने बैठी कंगना बाई के पास जा पहुंचा था, जो आज भी साड़ी में मौजूद थी और जिससे उसका पेट नजर आ रहा था। वो मुंह में पान लिए वो लड़कियों को डांस सिखा रही थी। वो अंदर गया जहाँ कई लड़कियां उसके सामने आई थी, लेकिन वो सबको इग्नोर करता सामने बैठी कंगना बाई के पास जा पहुंचा था, जो आज भी साड़ी में मौजूद थी, जिससे उसका पेट नजर आ रहा था। वो मुंह में पान लिए वो लड़कियों को डांस सिखा रही थी। सामने खड़े लड़के को देखकर वो हैरान हुए। उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक पैंट पहने, वो शरीफ ज़्यादा ही लग रहा था। कौन है भाई तू? और आज यहाँ किसी का रक्स नहीं है? कंगना, मैं यहाँ चंदा से मिलने आया हूँ। तो देख लड़के, चंदा किसी के साथ रात नहीं गुजारती है, उसका अपना असूल है और तू लगता भी शरीफ ज़्यादा है, यहाँ मुंह मारने आया है। मैं तुझे कोई और आइटम देती हूँ। नहीं, मुझे किसी और को नहीं देखना, मैं सिर्फ चंदा से मिलूँगा और उसके साथ ही रात गुजरेगी और उनके साथ रात नहीं गुजारनी। जा बाबू जा, वो किसी से नहीं मिलेगी। सब लड़कियां रोक के उस खूबड़ू नौजवान को देख रही थी जो चंदा से मिलने आया था। मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। अरे बाबू, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? देखे, मुझे चंदा से मिलने दें, मुझे बस उन्हें देखना है। कंगना को अगर थोड़ा सा भी यकीन होता है कि वो इस वक्त कराची के गैंगस्टर से इस तरीके से बात करिए, तो वह कभी भी कंगना को अगर थोड़ा सा भी पता होता कि वो इस वक्त कराची के गैंगस्टर से इस तरीके से बात कर रही है, तो वो कभी भी उसके सामने मुंह ना खोलती। अमान भी अपनी पिस्टल घर रख गया था। वो भी चंदा को अपना रूप नहीं दिखाना चाहता था। चंदा भी इतने शोर से कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी थी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। कंगना, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप मुझे अभी जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अमान को भी गुस्सा आया था। मैं जानना चाहती भी नहीं हूँ, तू जा यहाँ से। अमान की अचानक नज़र ऊपर उठी थी और चंदा जो खिड़की पे खड़ी थी अमान को देख रही थी। अमान की काली आंखें चंदा की हेजल ग्रे आंखों से टकराई थी और अमान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, जैसे दिल में सुकून आ गया हो। चंदा ने नफरत से मुंह मोड़ लिया था। वो समझती थी कि दुनिया का हर शख्स हवस का पुजारी है। उसे मुंह मोड़ते देख के अमान जाने के लिए पलटा, लेकिन रुक गया था। कंगना, मैं दोबारा आऊँगा, अगली दफ़ा तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। अमान ये कह के चला गया था। कंगना ने तनफ्फुर से उसे देखा था। खाली हाथ आ जाते हैं मिलने, चंदा तो कभी भी ना मिले, तो उसे वो दोबारा से पान खाने लगी थी। भारी हाथ उसके नाजुक जिस्म को छू रहा था, अपनी सख्त उंगलियां उसके बालों में फंसा के उसे थप्पड़ मारा था। आ भाई भाई, मामा, आप बचाओ, उसने मार दिया, बचाओ। उसकी चीखों का इजाफा उस आदमी का खौफनाक कहका सुनते ही इजाफा हुआ था उसमें। वो हाथ पैर मारते अपने आप को बचाने लगी थी। भाई भाई। अमान वापस आया तो उसे लाड़ेब के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, जिन्हें सुन के वह जल्दी से लाड़ेब के रूम में भागा था। मेरा बच्चा लाड़ेब, होश में आओ, वो मार देगा भाई, उसने मार दिया। लाड़ेब अभी भी चीख रही थी और अमान ने उसे झंझोड़ा। लाड़ेब, होश में आओ भाई। वो एकदम चीख मारती होश में आई थी और सामने अपने भाई को देखती उसके गले लग गई थी। बड़ी वो जोर जोर से रोने लगी थी। वो बैड अंकल, लाड़ेब से बोलना मुश्किल हो रहा था। मेरी गुड़िया, बस बस। वो उसके बालों में आराम से उंगलियां फेरने लगा था, जिससे काफ़ी देर बाद लाड़ेब पुरसकून होने लगी थी। वो फिर से उसे नाश्ता करवा के तैयार करता हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। इवल और मॉन्स्टर भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे और उन्हें बस उस आदमी अरफान तक पहुंचना था। रात के वक्त क्लब में इस वक्त अंदर का माहौल भी हद गंदा था। जवान लड़के और लड़कियां झूमते हुए मदहोश एक दूसरे की बाहों में घूमते। इवल और मॉन्स्टर अंदर दाखिल हुए। यकीन था कि अरफान यहीं होगा। मॉन्स्टर, तुम उधर जाओ और ध्यान रखना कि आज वो हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। मॉन्स्टर ने हाँ में सर हिलाया था और एक तरफ को चला गया था। इवल इधर उधर अरफान को तलाश करने लगी। अरफान एक लड़की की कमर में हाथ डाले एक कमरे की तरफ जाता दिखाई दिया था। इवल के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। इवल ने शराब के गिलास उठाया और अरफान के पास चली गई थी। इवल जो लाल रंग की मैक्सी पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरफान की तो इवल को देख के राल टपकने लगी थी। वो उस लड़की को छोड़े इवल का हाथ पकड़ने लगा था। अरे अरे डार्लिंग, इवल ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया था। इतनी भी क्या जल्दी है अरफान, मेरे साथ आओ। और वह नशे में मदहोश इवल के पीछे चला गया था। अरफान को गाड़ी में बिठा दी। मॉन्स्टर को कॉल कर दी। प्लान कामयाब होने का कह चुकी थी वो, और वो अरफान को दर्दनाक मौत देना चाहती थी। वहाँ के घर के बेसमेंट में पहुँचते ही नशे में धुत अरफान को उन्होंने फेंका था। अरफान का ये नशा अंधेरा कमरा देखते ही भग से उड़ा था। इवल और मॉन्स्टर ने अपनी अपनी सर्द आंखें उस पर गाड़ी हुई थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों यहाँ लाए हो? जो लड़कियाँ तुम अमेरिका स्मगल करने लगे हो वो कहाँ है? इवल अपना चाकू निकाले उस पर झुकी थी। हाँ, तुम्हें लगा मैं इतनी जल्दी तुम लोगों को बता दूंगा? नहीं, ये तुम लोगों की भूल है। मॉन्स्टर ने आगे बढ़ते उसका जबड़ा जोर से और जबड़े पे जोरदार मुक्का दे मारा था। ओके, उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वरना लड़कियां तो हम ढूंढ ही लेंगे, तेरी बुरी हालत तो करेंगे।
बता, वरना लड़कियां तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तेरी बुरी हालत करेंगे। मॉन्स्टर उसे पकड़े कुर्सी पे बिठाने लगा था और उसे बांधा था। इवल ने नीचे झुक के जोर से उसके हाथ को पकड़ के चाकू मारा। उसका हाथ कट के नीचे गिरा था और फान की चीखें पूरे कमरे में गूंजी थी। बता, वरना तड़पा तड़पा के मारूंगी। नहीं बताऊंगा। इवल, मार दो इसे, हम ढूंढ लेंगे लड़कियां। अभी हमारे लोग ढूंढ रहे हैं, ये नहीं बताएगा तो फिर इसे इतनी आसान मौत देना इवल के असूल के खिलाफ होगा। इवल ने मॉन्स्टर की तरफ शैतानी मुस्कुराहट से देखा था। इवल ने दूसरा हाथ पकड़ा और वो भी काट दिया था कि दोबारा से उस इरफान की चीखें बेसमेंट में गूंजी थी। बाकी तुम्हारा काम है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर आगे बढ़ा और एक दफा फिर बोला था, बताओ लड़कियां कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये सुनना ही था कि मॉन्स्टर गुस्से में आता अपने चाकू से कई बार उसके सीने पे कट गया था कि खून के फव्वारे निकले थे। सीना चीरता हुआ उसका दिल निकाल गया था। वो इवलपुर सुकून से ये मौत का मंजर देख रही थी। उसका ये सर भी काट और किंग को भेज दो। मॉन्स्टर के कपड़े खून से रंगे हुए थे। मॉन्स्टर ने अपने आदमियों को इशारा किया था जो कमरे के बाहर खड़े थे। वो अंदर आए तो उसका सर, बाजू, हाथ, दिल एक डब्बे में पैक करते किंग तक पहुंचाने का बंदोबस्त करने लगे। किंग अब और तड़पेगा। इवल तड़पने दो मॉन्स्टर, इसी में मजा। इवल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। इवल, अब लड़कियां कहाँ से ढूंढेंगे मॉन्स्टर? अगर लड़कियां ना मिली होती तो मैं इतनी पुरसकून ना होती। मतलब, मॉन्स्टर हैरानी से बोला था। लड़कियां मिल गई हैं। जब मैं पाकिस्तान थी तब तक अपने बंदे उसके गैंग में शामिल किए थे और लड़कियां मैंने बाजियाब करवा ली हैं। इवल, मुझे बताया तो होता। मॉन्स्टर ने गुस्से में कहा था। क्यों, तुमने क्या कर लेना था? इवल ने आईब्रोज कहा कि उससे पूछा था। मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। इवल, बहुत थैंक यू मॉन्स्टर, लेकिन तुम अपने मिशन पे ध्यान दो। तुम्हारे ससुर का नंबर भी आने वाला है। एक तो आंख मारती वो कमरे में चली गई थी और कल उन्हें पाकिस्तान वापस जाना था। अमान लाडेब को लिए हॉस्पिटल आ गया था। बड़ी, हम यहाँ क्या करने आए हैं? वो बालों को खुला छोड़े, लाल रंग की कुर्ती और सफ़ेद शलवार, गले में दुपट्टा डाले एक हसीन दोशीज़ा लग रही थी जो किसी की भी मर्द की ख्वाहिश हो सकती थी। मेरी गुड़िया, यहाँ तुम्हारा इलाज करवाएंगे ना ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको? बट ब्रो, आई एम ऑल राइट। लाडेब चेहरे पे गुस्से के तासुरात सजाए इंतहाई मासूमियत से गोया हुई थी। ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी। लाडेब जल्दी से खड़ी होती घूम के खुद को देखते हुए बोली थी, जी जी, मेरी छोटी सी फैरी बिल्कुल ठीक है। अमान खड़ा होता हुआ लाडेब की नाक दबाए उसे अपने हसार में लेता फिर अपनी जगह पे बड़ा जमान हुआ था। हम तो यहाँ चेकअप करवाने आए हैं, यू नो ना कि इंसान को हर 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अमान ने नरमी से उसके बाद संवारते हुए इस्तफसार किया था। लाडेब जो टुकर टुकर आंखें खोले उसे देख रही थी फौरन सर इस बात में हिलाया था। बेशक अमान की सारी बातें उसके ऊपर, सर के ऊपर से गुजरी थी, पर अपने बड़ी की बात पे लब्बई कहना तो जैसे उसका फर्ज था। बस फिर इसीलिए हम यहाँ हैं। अमान ने उसके गाल खींचे थे। बट बड़ी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, आई एम स्केयर्ड। लाडेब को एक नई फिक्र लाहक हुई थी। अरे, कोई मेरी गुड़िया को हाथ तो लगा के दिखाए, डिशुम डिशुम कर दूंगा। लाडेब किलकिला के हंस पड़ी थी। पिंकी प्रॉमिस। लाडेब ने हाथ की सबसे छोटी उंगली अमान के सामने की तो वो मुस्कुराता हुआ अपने हाथ की छोटी उंगली उसकी मोमी उंगली पे रख गया था। सर, आपको डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। ओके, आ जाओ गुड़िया, अंदर चलते हैं। अमान लाडेब का हाथ पकड़े अंदर ले गया। अंदर जाते ही अमान की नज़र सामने सफ़ेद रंग के ओवरऑल पहने संजीदगी से फाइल रीड करते हुए शख्स पे पड़ी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अमान ने संजीदगी से गला खनकार के सलाम किया तो सफ़ीर शाह ने अपना संजीदा चेहरा फाइल से उठाया था। सामने चेयर पे मौजूद शख्स को देख के लाडेब की आंखों में खुशी की लहर सी फैल गई थी। उसे गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद नाजुक लबत से उसके गुलाब की पंखुड़ी की मानी नाजुक लब अचानक की मुस्कुराहट में ढले थे। सफ़ीर जो फाइल पढ़ा था सर उठा के देखा तो अपने सामने उस लड़की को देख के जहाँ वो हैरान हुआ था वहीं उसे गुस्सा भी आया था। आखिर पिछले कई दिनों से उस लड़की ने उसका सुकून बर्बाद करके रखा हुआ था। उसे फिर से वो दिन याद है जब उस लड़की की वजह से उसे मार पड़ी थी, लेकिन वो अभी यहाँ एक डॉक्टर था जहाँ उसे अपनी ड्यूटी करनी थी। एंजल, लाडेब मध्यम आवाज़ में बोली। अमान चौंका। उसने लाडेब की जानिब देखा जिसका चेहरा खुशी से दमकता हल्का हल्का गुलाबी हो रहा था। काली आंखों में एक अनोखी चमक थी। आइए अमान मलिक, बैठिए। सफ़ीर अरमान की जानिब देख के संजीदगी से बोला था। एंजल लाडेब एक झटके से अमान से हाथ छुड़वाती सफ़ीर की जानिब भागी थी। अगले ही पल सफ़ीर उसको तेज़ी से अपने करीब आते देख के बौखला के खड़ा हुआ था, पर लाडेब उसके संभलने से पहले उसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटे उसे टाइटली हक कर गई थी। सफ़ीर घबरा के ही रह गया था जबकि अमान खुद हक्का बक्का खड़ा था। वो जल्दी से आगे बढ़ता लाडेब को सफ़ीर से अलग किए कुर्सी पर बिठा गया था। गुड़िया, यहाँ बैठो, हम डॉक्टर से बात करते हैं ना। बड़ी, ही इज़ एंजल, ही सेव्स माई लाइफ। ये वही एंजल है, वो अपने खुशी से चमकते चेहरे के साथ बोली थी। ही गिव्स मी ब्रीथ। वो दानिश
वो अपनी नादानिस्तगी में ऐसी बात बोलते हुए सबको बौखलाने पे मजबूर कर गई थी। जहां अमान गड़बड़ा के रह गया था, वहीं सफ़ीर का चेहरा सुर्ख पड़ा था। आज उसे समझ आया था कि वो लड़की खुदकुशी के लिए नहीं गई थी। इनफैक्ट अब भी वो लाडेब का केस ही रीड कर रहा था। सफ़ीर, आई एम सॉरी उस दिन के लिए। बहन का भाई और बहन की ऐसी हालत हो उसके साथ, वो सब तो बस गुस्सा आ गया था मुझे। इट्स ओके मिस्टर अमान, मैं समझ सकता हूँ। बाय द वे, रिपोर्ट्स मैं रीड कर चुका हूँ। केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सफ़ीर बेहद संजीदा था, जबकि लाडेब के चेहरे पे एंजल को देख के मुस्कुराहट चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी। अमान अब सफ़ीर की बातों का जवाब देते साथ साथ लाड़े पे भी नजर डाल रहा था, जो मासूमियत से चमकती आंखों के साथ यकटक सफ़ीर को कभी देखती तो कभी उसके बोलने पे मुस्कुरा देती थी। अमान देख रहा था कि सीनियर डॉक्टर सफ़ीर शाह अमान के अलावा पहला मर्द ऐसा था जिसको देख के उसकी बहन डरी नहीं थी, जिसके पास उसकी बहन खुद गई थी, हटा के उसे एंजल तक का खिताब दे डाला था। क्या इतना अच्छा लगा था लाड़े को यह शख्स? उसने एक नज़र अपनी बहन को और एक नज़र अपने सामने बैठे संजीदा से शख्स को देखा था और फिर मुस्कुरा दिया था। देखिए अमान, जैसे आप बता रहे हैं इस हिसाब से इनको एडमिट ही करना पड़ेगा ताकि इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके। जी ज़रूर, लेकिन कितने दिन के लिए? अमान दर हकीकत परेशान हुआ था। वो एक पल भी लाडेब को बाहर नहीं छोड़ सकता था और ख़ुद वो हर वक्त लाडेब के पास हॉस्पिटल भी नहीं रुक सकता था, किसी गार्ड पे भी। अब वो लाडेब के मामले में तो हरगिज़ भी भरोसा नहीं कर सकता था। कोई आइडिया नहीं है? सफ़ीर गोया हुआ था। उसका इलाज तो मुमकिन होगा ना? अमान ने परेशानी से पूछा था। सफ़ीर ने लाडेब की जानिब देखा, जो उसके टेबल के सामने डॉक्टर सफ़ीर शाह की नेम प्लेट को पकड़े देख रही थी। अब वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। देखिए अमान, मुझे लगता है कि किसी दबाव में या डर या खौफ की वजह से इनकी मेंटली कंडीशन ऐसी हुई है। कि वो वजह क्या आप मुझे बता सकते हैं? अमान ने अपनी काली आंखों से एक दफ़ा लाडेब को देखा, जो कि अब उठ के सफ़ीर के रूम की एक एक चीज़ किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए देख रही थी। सफ़ीर के सवाल पे अमान खामोश हुआ था। सफ़ीर ने बगौर अमान का खामोश होना और उसका कुर्ब से सुर्ख पड़ता चेहरा देखा था। इट्स ओके, आप हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए फॉर्म वगैरह फिल करवा लें, बाकी अल्लाह पर यकीन रखिए। सफ़ीर उसकी कंडीशन समझते हुए गोया हुआ था। इतना तो वह जान गया था कि उस नाजुक जान के साथ यकीनन कोई दर्दनाक हादसा हुआ है, तभी वो इस हाल को पहुंची है। क्या आज ही एडमिट करना है? अमान बेहद परेशान हुआ था। जी, आज से इनकी ट्रीटमेंट शुरू करनी है। नेक्स्ट फिर 1 वीक बाद इनकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट और दूसरी चीज़ें रेफ़र की जाएंगी। फिर वो नहीं रुकेगी, मेल स्टाफ से डरेगी। मैं कैसे? अमान ने अपनी पेशानी सहलाई थी। सफ़ीर ने गहरा सांस भरा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अमान ने सफ़ीर को देखा, जो अब लाडेब की जानिब बढ़ गया था। हे लिटिल फेरी, सफ़ीर ने लाडेब के करीब खड़े होते हुए कहा। लाडेब जो फाइल्स पर नजर जमाए एक एक फाइल को हाथों से छू रही थी, अब सफ़ीर की जानिब मुतवज्जा हुई थी। यस एंजल, लाडेब मासूमियत से बोली। सफ़ीर के दिल ने एक बीट मिस की थी, पर अगले ही पल वो एक बार फिर अपने ख्याल में सिमटा था। कैन वी बी फ्रेंड्स? सफ़ीर ने उसके आगे हाथ फैलाया। पहले तो लाडेब ने चौंक के सफ़ीर को देखा, फिर खुशी से जल्दी से अपना नाजुक सा हाथ उसके भारी हाथ में रखा था। यस वी आर फ्रेंड्स, लाडेब दमकते चेहरे से गोया हुई। अमान खामोशी से ये सब देख रहा था। तो क्या आप कुछ डेज अपने एंजल के पास रहोगी? सफ़ीर ने उसे पिचकारते हुए सवाल दागा। जब लाडेब के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी, उसने अमान की जानिब देखा, फिर यकदम सफ़ीर के हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाते अमान के साथ जाके लगी थी। नो, किसी बच्चे की तरह अमान के साथ डर के चिपकते उसने सर नफ़ी में हिलाए कहा था। बड़ी की जान, एंजल के पास बहुत सी गेम्स हैं और ये आपको स्टोरी भी सुनाएंगे। अमान भी सफ़ीर का इशारा समझते उसको बहलाने लगा था। नो, मुझे बड़ी के साथ ही जाना है। आंसू टप टप करते लाडेब की आंखों से टपकने लगे थे। गुलाबी लब कपकपाने लगे। सफ़ीर ने उन गुलाबी लबों की कपकपाहट देखी और एक बार फिर उन लबों की नरमाहट महसूस करने को उसका दिल मचला, जिसे उसने कई गालियों से नवाजते हुए खामोश करवाया था। सफ़ीर आगे बढ़ा और टेबल की दराज से एक चॉकलेट निकाले लाडेब की जानिब बढ़ाई। चॉकलेट देख के लाडेब का दिल बेईमान हुआ था। उसने आंसुओं से लबरेज आंखों से सफ़ीर की जानिब देखते हाथ बढ़ा के चॉकलेट को पकड़ना चाहा। जब सफ़ीर ने अचानक अपना हाथ पीछे खींचा था, लाडेब हैरान सी उसे देखने लगी थी। अगले ही पल उसका मुंह फूल चुका था। उसे बच्चों की तरह मुंह फुलाए देख के सफ़ीर ने मुस्कुराहट जब्त की थी। मुस्कुराहट जब्त करने के चक्करों में उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। बड़ी ये गंदा एंजल मुझे चॉकलेट नहीं दे रहा, डिशुम डिशुम करे ना इसको। एंजल क्यों दे? एंजल नाराज़ है अपनी फैरी से। अगर उसकी फैरी उसके पास रुकेगी तो एंजल उसे और ज़्यादा चॉकलेट्स और कैंडीज देगा। सफ़ीर ने बड़ी चालाकी से एक पत्ता फेंका था, जिसे वो मासूम जान समझ भी ना पाई थी। ओके ओके, मैं रुकूंगी, लेकिन बड़ी आप भी रुकेंगे ना मेरे साथ? लाडेब ने अमान का हाथ पकड़ लिया था। नहीं गुड़िया, मेरी गुड़िया को पता है ना भाई को काम करना है। यस बड़ी, बट सफ़ीर की निगाह भटक भटक के लाडेब के लबों पर अटक रही थी। सफ़ीर का गला खुश्क होने लगा था। ऊफ सफ़ीर, क्या हो गया? वो तुम्हारी पेशेंट है, सफ़ीर अपने दिल को डिपटते हुए बोला था। हाय एंजल, आप मेरे एंजल है ना?
और मुझे ज़्यादा सारी चॉकलेट्स देंगे ना। वो अपने दोनों बाजू फैलाए बोली। सफ़ीर ने जल्दी से उसके नाजुक सिरापे से निगाहें हटाई थी और इस बात में सर हिला गया था। डॉक्टर, पर्सनली उसका ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मेल स्टाफ को इसके सामने मत जाने दीजिएगा। अमान लाडेब के बाद सवार था, हुआ गोया हुआ था। लाडेब अब सफ़ीर से चॉकलेट लिए वो खाने में मसरूफ़ थी। बेफिक्र रहें, मैं खुद ट्रीट करूँगा, आप बस फॉर्म्स वगैरह और दूसरी चीज़ें अरेंज कर लें। सफ़ीर संजीदगी से गोया हुआ था। हम उम्मीद है मैं दोबारा से चक्कर लगाऊँ। ठीक है, मैं दोबारा से चक्कर लगाऊंगा सुबह और मेरे कुछ बंदे यहाँ ही रहेंगे ध्यान रखने के लिए। ओके। सफ़ीर को अभी भी पता नहीं चला था कि वो किन लोगों के बीच जा चुका है और अमान अपनी बहन को वहीं छोड़ता चला गया था, जबकि लाडेब अब तक चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। बच्चों की तरह चॉकलेट खाने पे उसके लबों पे और मुंह पे भी चॉकलेट फैल चुकी थी। सफ़ीर ने उससे नजरें हटाई थी जिसमें वो नाकाम ही हो रहा था। माजी कायान, एक दफ़ा फिर सोच लो, उस सयान को बहुत तकलीफ होगी। मैंने सोच लिया मामा, हम लोगों की बातें नहीं सुन सकते। जिसे सारी ज़िंदगी बहन बना के रखा, अब उस पर नीयत हराम करके बीवी बना लिया। नहीं नहीं मामा, वो मेरी बहनों जैसी है, मेरा बच्चा मुझे अभी भी उससे बेहद प्यार है, उसकी शरारतों से, उसकी हंसी से। लेकिन जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं हो सकता था और ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं दे सकता मैं जैसी वो कह रही है। जैसे वो कह रही है। रात को नायला और काया ने इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ ऐन आ गई थी। आन, आपकी किरण से शादी आप ना करें ना, आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। ऐन किसी भी तौर पे कायान से दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी। मैं सच कह रही हूँ आन, जिस दिन आपने किरण से शादी की मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम मुझे किरण का होता हुआ देखोगी और तुम्हारे दिमाग से ये फतूर निकल जाएगा। कायान ने भी गुस्से से कहा था। देखिएगा आन, आपको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली नहीं मिलेगी। तुम्हें उस मोहब्बत में रुसवाई मिलेगी, सब कुछ खो दोगी। मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, बस मुझे आप चाहिए। ऐन बस करो, बस कर जाओ, पागल हो गई हो तुम। मैंने तुम्हें हमेशा बहन समझा था, लेकिन तुमने मुझे किन नज़रों से देखा। मुझे कभी कभी नफरत होती है तुमसे कायान। ये अल्फाज गुस्से में कह गया था। नफरत? आप मुझसे नफरत करेंगे? हाँ, तुम ऐसी बातें करोगी तो मैं करूँगा और अब तुम देखो, मैं जल्दी किरण से शादी करूँगा। वो ये कह के चला गया था। नायला ने किरण के घर वालों से बात कर ली थी। नायला का कहना था कि वो उम्रा करने जाना चाहती है, तो वो पहले शादी करना चाहती है। किरण के घर वालों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था और शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और 2 दिन बाद तो नहीं, लेकिन 1 हफ्ता तक का टाइम दिया गया था। हाल कायान जो नायला के पास से उठ के आया था, नायला ने भी जैसे तैसे करके लड़की का रिश्ता ढूंढ लिया था और कायान की शादी का वो फैसला कर चुकी थी। लड़की वालों ने हाँ कर दी थी। नायला बहुत खुश थी कि अब उसके बेटे की शादी हो जाएगी, पर ये वो नहीं जानती थी कि एक और लड़की की ज़िंदगी ख़त्म करवा देंगी वो। अब ना फ़ोन बजता देख के उसने उठाया था, फिर अननोन नंबर देख के उसके माथे पे बल आए थे। लेकिन कायान को मजबूरन उठाना पड़ा था। अरे अरे एसपी साहब, इतनी देर लगा दी मेरी कॉल उठाने में? क्यों, तुम कहीं की मलिका हो जो मैं देर नहीं लगा सकता? काया ने चबा चबा के कहा था। अरे अरे एसपी साहब, हम तो आपके इश्क में गोडे गोडे डूबे हुए हैं और आपके दिल की मलका बनना चाहते हैं, और आप है कि हमें पकड़ के जेल में बंद करवाना चाहते हैं। बकवास बंद करो अपनी। इवल, तुम क्या चाहती हो? सिर्फ आपको, एसपी साहेब वो शरारती लहजे में बोली थी। सिर्फ आपको, एसपी साहब और शरारती लहजे में बोली थी। तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? ज़िंदगी अजाब हो गई है। प्यार तो मुझे आपसे बहुत पहले हुआ था। वो कोई लहजे में बोली थी। क्या मतलब कुछ नहीं है एसपी। प्यार का क्या है? आपको पहली दफ़ा मुस्कुराते देखा था पुलिस की वर्दी में, तो ये पत्थर दिल इवल अपना दिल दे बैठी थी आपको। तुम जानती भी हो इवल के तुम मेरे हाथ आ गई तो तुम्हारा क्या हशर होगा। बस एक दफ़ा मुझे अपना ले, फिर जो चाहे हशर करे, मुझे मंजूर होगा। वो अभी कायान की बातों को मजाक में ले रही थी। वैसे एसपी साहब, मुझे पकड़ने से अच्छा है जो इस पूरे गैंग के बनाने की वजह है ना, उस किंग को पकड़ना चाहिए। हम तो गुनहगार लोगों को मारते हैं, लेकिन वो तो और भी कई गुनहगार काम करता है और उसे भी ढूंढ लूँगा मैं बहुत जल्दी। बल तुम अपनी फ़िक्र करो, कायान ने तंज किया था। मुझे तो बस आपकी फ़िक्र है एसपी साहब। कायान मजीद उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था तो कॉल बंद कर गया था बदतमीज़ी बल, और मोबाइल निकाल के फिर से ऐन की तस्वीर देखने लगा। मेरा बच्चा ऐन, वापस आ जाओ प्लीज़। दूसरी तरफ कॉल बंद होते देख के वो मुस्कुराई थी। मैं आज भी आपको जिद करने में माहिर हूँ कायान काज़मी। फिर उसने एक बंदे को कॉल किया। जो खबर उसे सुनने को मिली थी, उसकी नीली आंखों में सर्द मोहरी आई थी। कॉल बंद होने के बाद उसने उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी, यानी कि अब कायान काज़मी के लिए एक और लड़की को जिंदा लाश बनाना पड़ेगा। सो सैड। वो सीटी मारती कल पाकिस्तान जाने का प्लान करने लगी थी। माला अभी यूनिवर्सिटी से निकलती कि उसकी टक्कर एक लड़के से हुई थी। माला रेड टॉप पहने, ब्लैक पैंट पहने, गले में रेड स्टॉलर लिए हुए, सुनहरी बालों की ऊंची पोनी टेल किए वो कोई नीली आंखों वाली गुड़िया ही लग रही थी। वो सामने वाले लड़के की तो माला को देख के सांस रुक गई थी। अंधे हैं, हम नजर नहीं आता, अंधों की तरह चलते रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। मुँह उठा के माला की पटर पटर चलती जुबान देख के सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही माला है जिसकी जावियार के सामने
से बोलती बंद हो जाती है। माला तो इतना कुछ कह के चली गई थी, जबकि सामने खड़ा आदिल गिलानी माला को दूर तक देखता रहा था। अपने पीछे खड़े गार्ड्स को देख के उसकी एक एक डिटेल देने को कहा था और शैतानी मुस्कुराहट लिए वो चला गया था। अरे एंजल, आप बहुत अच्छे हैं, लाड़ेब अपने बाल छेड़ती हुई सफ़ीर को हंसा गई थी। अच्छा, मैं तुमको क्यों अच्छा लगता हूँ? क्योंकि आपने उस दिन मेरी जान बचाई थी ना, इसीलिए वो मासूमियत से बोली थी। आप मेरे एंजल हैं, और क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलो आज से हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। सफ़ीर अपना हाथ आगे करता लाड़ेब से बोला था। ओके एंजल, हम फ्रेंड्स हैं। तो क्या एंजल, मैं आपसे एक बात बोलूँ? वो एक्साइटेड सी बोली थी। बोलो। सफ़ीर अब अपनी कुर्सी पे बैठ चुका था। मुझे ना बहुत भूख लगी है, वो अपने पेट पे हाथ मारते हुए बोली थी। ओहो, तो मेरी दोस्त को भूख लगी है, तो क्या खाना है मेरी दोस्त को? वो उसे ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना चाहता था कि वो उसके साथ घुल मिल सके। मुझे ना पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, कौरमा और आइसक्रीम खानी है, वो मासूमियत से बोलती सफ़ीर को हैरान कर गई थी। इतना सब कुछ मेरी छोटी सी फ्रेंड खा लेगी? हाँ ना एंजल, मैं सब कुछ खा लूँगी। सफ़ीर ने पिज़्ज़ा और आइसक्रीम मंगवाई थी, जो कि लाड़ेब बच्चों की तरह खा रही थी और सफ़ीर उसे देख देख के मुस्कुरा रहा था। लाड़ेब खाना खाते खाते कब वहीं सो गई थी, कुर्सी से टेक लगा के, उसे पता ही नहीं चला था। सफ़ीर ने उसे अपने बाजुओं में उठाया, हॉस्पिटल के कमरे में ले जाके लेटा दिया था। उसे बाजुओं में उठाते सफ़ीर को अजीब सा एहसास हुआ था। वो 20 साल की लड़की का वजन ऐसा था जैसे फूल हो। उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म होने वाला था, उसे घर जाना था, सो वो चला गया था। अमान को अपनी बहन की परेशानी थी, लेकिन वहाँ गार्ड्स छोड़ाया था। उसने पूरी जांच पड़ताल करके ही हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया था। उसे अब इवल मॉन्स्टर के आने का इंतजार था। वो मुसलसल चंदा के बारे में भी सोच रहा था कि दोबारा मिलने जाएगा। माजी, ये ले आन, चाय पी ले, मैं बना के लाई हूँ। आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ना? वो मसरूई मुस्कुरा के बोली, वरना उसकी मुस्कुराहट तो कब की रूठ चुकी थी। मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय, वो ज़रा सख्ती से बोला। वो नरम लहजे में बात करके आन को दोबारा से कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था। मैंने कहा आन, आप पिए, तुम बैठो, मैं ही चला जाता हूँ। इतने में ऐन ने कायान का हाथ पकड़ लिया था। मुझसे 2 घड़ी बातें कर ले, लेकिन कायान ने ऐन का हाथ झटका। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ बातें करूँ मैं। वो उसका हाथ और साथ दोनों झटक के जा चुका था। देखना, जिस दिन आपसे दूर हो जाऊंगी ना, आप ढूंढेंगे मुझे और मैं नहीं मिलूंगी। दूर कहीं जाते हुए कायान को ऐन की आवाज़ सुनाई दी थी और वो इग्नोर करता चला गया था। वो अगले दिन ऐन नीचे नाश्ता करने नहीं आई थी, तो नायला ने ऊपर जाके देखा कि ऐन को बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। नायला ने कायान को बताया। वो जल्दी से ऐन के रूम में गया था। आन, मुझे बुखार है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? कायान ने अबड़ू उचका के उस ड्रामेबाज को देखा था। मामा, हल्का सा बुखार है, मेडिसिन दे दें, ठीक हो जाएगी। आप मेरे पास बैठ जाए ना। ऐन ने आंखों में आंसू लिए कायान से कहा था। ऐन को देख के नायला को दुख हो रहा था। ऐन की ऐसी हालत देख के वो कैसे हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी से भरपूर लड़की क्या रोग लगा बैठी थी खुद को। अब तो ये घर भी सूना सूना हो गया था। कायान पता नहीं ना चाहते हुए भी वहाँ बैठ गया था। नायला को नाश्ता लाने का कहा तो नायला चली गई थी। ऐन ने अपना सर उठा के कायान की गोद में रख दिया था। आंखें मूंद के कायान की नज़रें उसके मासूम चेहरे पे गई थी। न जाने क्यों कायान का दिल भी ज़ोरों से धड़का था। उसका दिल कर रहा था वो ऐन के लंबे बालों में अपनी उंगलियां चलाए और ऐन को सुकून पहुंच जाए, लेकिन वो रुक गया था। वो डर गया था। वो जल्दी से बस दूर होना चाहता था। उसका दिल बागी नहीं होना चाहता था। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसे खौफ होने लगा था कि कहीं ऐन की कई बातें सच्ची ना हो जाए। नायला नाश्ता लेके आ गई थी। उसने ऐन को नाश्ता करवा दिया, जबकि ऐन कायान के हाथों से नाश्ता करती बार बार नमू आंखों से कायान को देख रही थी। आन प्लीज़, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। ऐन रोने लगी थी। मुझे खुद से दूर ना करें। कायान का उसे देख के दिल बेचैन होने लगा था। मैं तुमसे वैसी मोहब्बत नहीं कर सकूंगा ऐन, वो सख्ती से बोला था। आन, मैं कह रही हूँ ना, आपसे मेरे हैं, मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहने लगी थी। तुम्हारी ये गलत फहमी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। किरण से शादी करके वो ये कह के चला गया था और ऐन वहीं बैठे रोने लगी थी। उसने इरादा कर लिया था अगर कायान किरण से शादी करेगा तो वो इस घर को छोड़ के चली जाऊगी और अपने आन को किसी और के साथ नहीं देख सकेगी। वो नहीं, मैं अब और नहीं रहूँगी यहाँ। नहीं आन, आपके सामने बार बार अपनी मोहब्बत की तस्लील नहीं करवाऊंगी मैं। और ये कहते हुए वो फिर से रो पड़ी थी। मोहब्बत में कहाँ हिम्मत होती है कि वो अपने महबूब को किसी और का होता हुआ बर्दाश्त कर सके। देख के ऐन के अंदर ही अंदर तूफान उठने लगे थे। शादी को 2 दिन रह गए थे। वो क्या करेगी, कैसे करेगी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला था। वो अब कायान से बात नहीं कर रही थी, खामोश हो गई थी। तैयारियां मुकम्मल थी और आज कायान ने किसी और का हो जाना था। किरण भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी कायान से हो रही है। वो भी प्यार करती थी, लेकिन उतना नहीं। वो सिर्फ उसके पीछे दौलत की वजह से पूरे घर में राज करना चाहती थी। और आज कायान ने सफ़ेद कलर की शेरवानी पहनी थी, लेकिन आंखें उदास थी। नायला भी उदास थी। जब उस शादी से कोई खुशी ना था तो फिर कैसी शादी, कैसी खुशियाँ। लेकिन कायान को अभी ये बात समझ नहीं आ रही थी। ऐन तैयार हुई थी। उसने सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहना था, माथे पे बिंदिया लगाई थी, आंखों में काजल लगाए। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, लेकिन आंखों में वही उदासी, वही नमी। बारात का वक्त होने वाला था। वो उठ के कायान के कमरे में गई। कायान ने उसे देखा, जिसकी आंखों में उदासी थी, जो कायान को अच्छी नहीं लग रही थी। वो तो उसे हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती थी। कायान के दिल में अपने बच्चे की ऐसी हालत देखते छुड़ियाँ
लड़कियां चली थी, लेकिन वो अपना दिल मजबूत करता उसके पास गया था। एन मेरी बात सुनो। एन ने नम आंखों से कायान को देखा था। मुझे माफ़ कर दो एन, मैंने तुम्हें मारा, तुम पे गुस्सा किया। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कायान काज़मी? वो मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट में छुपा दर्द देख के कायान बेचैन हुआ था। बस आप मेरे साथ ये 20 मिनट गुजार लें, उसके बाद मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होगी, क्योंकि आप किसी और के हो जाएंगे फिर। उसकी इल्तिजा कायान के दिल पे वार कर रही थी। आन, आपको मुझ पे तरस क्यों नहीं आ रहा है? एन सिसक पड़ी थी। आपके जाने के बाद एन मर जाएगी। एन रोते हुए कायान के सीने से लगी थी। कितनी देर वो उसके सीने से लगी रोती रही थी। फिर नायला कमरे में आ गई थी। एन जल्दी से पीछे हुई थी। कायान, बारात का टाइम हो गया। एन ने कायान को रास्ता दिया और कायान को जी भर के देखा कि जैसे आज आखिरी बार देख रही हो। आन, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं कभी भी नहीं। खाला, आप भी माफ़ कर दें। नायला ने रोते हुए एन को सीने से लगाया था। एन के तो आंसू ही थम गए थे। कायान गाड़ी में बैठा था। उसे खुश होना चाहिए था कि अब वो उसकी शादी किरण से हो रही है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एन की तरफ ही था। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और आपको मेरी तकलीफ़ नज़र क्यों नहीं आती? कायान को एन की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन एन कहीं भी नहीं थी। वो बारात लेके पहुंच चुके थे। कायान किरण के सामने खुश था, लेकिन उसका दिल अंदर से उदास था। वो क्या करता, लोगों की बातों की वजह से वो अपने बच्चे को उदास कर गया था। एन कायान को किरण के साथ बैठा देख के अपने कदम पीछे लेने लगी थी। कायान की नज़रें उठी थी और ब्राउन आंखों से निकलते आंसू कायान का दिल चीर गए थे। कायान उठने लगा था कि नायला ने पकड़ के बिठा लिया था। उसे रहने दो, जाने दो। कहाँ जाएगी वो? तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती, बाद में उसे संभाल लेना। लेकिन कायान को आज एन की बागी आंखों से डर लग रहा था। वो चाहता था कि वो एन को रोक ले, वरना वो बहुत दूर चली जाएगी। बस वो गलती कर चुका था, उसने एन को रोका नहीं था और वो चली गई थी। एन चली गई थी और कायान की आंखों के सामने बार बार एन की रोती हुई आंखें और एन की आवाज़ें, आन, आप मेरे, आप मेरे, आप मेरे, ये आवाज़ें गूंजने लगी थी। उसका दिल बहुत बेचैन होने लगा था, दम घुटने लगा था। मौलवी आ चुका था, निकाह शुरू हो चुका था। कायान ने फिर इधर उधर देखा, लेकिन एन कहीं नजर नहीं आई थी। कायान को किसी अनहोनी का इल्हाम हुआ था। उसे एन कदम ब कदम अपने से दूर होती हुई नजर आई थी। आन, मैं जा रही हूँ आपसे दूर, ना माँ के कायान को नजर आई थी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आन, आपके बगैर मर जाऊँगी मैं। क्या आपको कबूल है? कायान को मौलवी की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन उसे एन दूर जाती हुई नजर आ रही थी। एन, वो चीखता हुआ वहाँ से उठा था। सब लोग हैरानगी से उसे देख रहे थे। मामा, मामा, एन कहाँ है? किरण ने हैरानगी से कायान को देखा था। बेटा यहाँ ही होगी, उसे कहाँ जाना है? नहीं मामा, मेरी एन यहाँ नहीं है, वो चली गई है। उसे बुलाएं, फिर ये निकाह करूँगा। नायला ने गुस्से से कायान की तरफ देखा था, जो यहाँ तमाशा बना रहा था। क्या तमाशा है ये कायान? हमारा निकाह है आज और तुम्हें अपनी बहन की पड़ी हुई है ये? कि किरण ने अजीब लहजे में बोला था। कैसी बातें करी हो तुम किरण, वो मेरी बहन है। अच्छा, लेकिन तुम उसे बहन मानते हो, लेकिन वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। क्या मतलब? नायला और कायान सब ने हैरत से किरण को देखा था। हाँ कायान, एन मेरी तरफ 2 दिन पहले आई थी और उसने मुझे बताया था कि वो तुमसे कितना प्यार करती है और मैं शादी से इनकार कर दूँ। मुझे ये सुन के धचका लगा था, लेकिन एन ने कहा कि कायान आपसे प्यार करता है। वो मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी और मैं खुश थी कि चलो तुम तो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शायद ये मेरी खुशफहमी ही थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नायला ने शर्मिंदगी से किरण और उसके घर वालों की तरफ देखा था, लेकिन कायान सब बातें इग्नोर करता फिर से नायला की तरफ मुतवज्जा हुआ था। मामा, मामा, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी एन ठीक नहीं है। वो बाहर जाने लगा तो किरण कायान का हाथ पकड़ गई थी। मुझे छोड़ के ना जाओ कायान, हमारा निकाह है आज, प्लीज़। किरण, मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ रुका तो एन को खो दूंगा। अगर उसे खोने से ही डरते थे तो मुझसे शादी करने का वादा क्यों किया तुमने? क्या तुम एन से प्यार करते हो कायान? कायान का ये सुनना ही था कि उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। नहीं नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। उसे अपनी ही आवाज़ खाई से आती हुई मालूम हुई थी। बस वो यहाँ नहीं है तो मेरा दिल घबरा रहा है। नायला ने बेबस नज़रों से कायान को देखा था। कितना समझाया था नायला ने कायान को कि एन को अकेला ना छोड़ो, लेकिन कायान नहीं समझा था और आज यहाँ तमाशा बना रहा था। अगर एन मिल गई तो मैं तुमसे निकाह करूँगा किरण, मुझे अभी एन को ढूंढने जाना है। और अगर तुम्हें अपनी कज़न से प्यार था तो मुझे क्यों धोखा दिया? तुम धोखेबाज हो, दिल में अपनी उस कज़न को रखा है तुम जिसे तुम बहन समझते हो और उसके लिए प्यार रखा हुआ और मुझसे शादी करने चले थे। किरण ने गुस्से से कहा तो कायान का चेहरा लाल हुआ था। सब लोगों में बातें होने लगी थी। मैं उसे प्यार नहीं करता। तुम उससे प्यार करते हो कायान? अपने दिल से पूछो, इसीलिए तो तुम्हें वो नज़र नहीं आ रही तो तुम अपना निकाह छोड़ के जाने के लिए तैयार हो? नहीं नहीं, वो अपने बाल नोचते हुए बोला था। अगर तुम्हें इतनी अजीज़ है तो मुझे यहाँ तक लेकर क्यों आए? किरण भी दुल्हन के लिबास में चीखती हुई सबको हैरान कर रही थी। नहीं किरण, ऐसी बात नहीं है, ऐसी ही बात है कायान काज़मी, यू आर चीटर। दिल में अपनी कज़न को रखा शादी मुझसे, मैं तुम जैसे धोखेबाज से शादी नहीं कर सकती हूँ। किरण की भी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तुम जिसके लिए हमारी शादी को छोड़ के जा रहे हो ना, जाओ ढूंढो उसे। मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी कज़न और तुम्हारा प्यार मुबारक। किरण के घर वालों ने भी नायला और कायान को बातें सुनाई थी, लेकिन कायान को उन बातों की परवाह ही नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी एन की परवाह थी और वो नायला को लेकर घर छोड़ते एन को ढूंढने निकल गया था और किरण वहाँ ही दुल्हन के जोड़े में बैठी रह गई थी। हाल सर, उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। ये एक आदमी ने
अदील की तरफ एक फाइल की थी। सर वो हमारे हाथ आदमी हमारे वो सर वो हमारे ख़ास आदमी नवाज़ खान की बेटी कश्माला खान है। ओहो! फिर तो अपने घर की लड़की निकली। चलो अच्छा है, घर से ही मज़े ले लेंगे। वो शैतानी मुस्कुराहट से हँसता सबको हँसा गया था। किंग का बेटा भी अदील गिलानी भी उसी तरह ही आवारा था। लड़कियों का इस्तेमाल करना, फिर उन्हें बेच देना, उन्हें ब्लैकमेल करना उसका पेशा था। जिसको चाहता उठवा लेता था। कौन था वो जो शहबाज गिलानी के सामने बोलता? कोई भी नहीं। और उनमें सबसे ज़्यादा हेल्प नवाज़ करता था उसकी। उसे नहीं पता था कि एक दिन अपनी बेटी को इस गंदगी में बेच देगा। तो अब नवाज़ से बात करनी पड़ेगी। ईवल और मॉन्स्टर पाकिस्तान आ गए थे। कायान की शादी भी तय हो गई थी। लड़की वालों को और क्या चाहिए था? इतना खूबसूरत नौजवान मिल गया था। कायान खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी माँ की वजह से, उनकी खुशी की वजह से शादी कर रहा था। ईवल को अब बस कायान से मिलना था। उसे बताना था कि वो उससे कितना प्यार करती है। अमान, तुम लाडेब को डॉक्टर के पास ले गए थे? ईवल डाइनिंग टेबल पर बैठे अमान से पूछने लगी थी। हाँ ईवल, वहाँ एडमिट करवा आया हूँ। आज दोबारा जाऊँगा अपनी गुड़िया से मिलने। देख लेना अमान, वहाँ मेरे बच्चे लाडेब को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ईवल के लहजे में लाडेब के लिए प्यार ही प्यार था, जिसे महसूस करते अमान और मॉन्स्टर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। नहीं ईवल, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और अच्छे से, स्पेशली डॉक्टर सफ़ीर भी बहुत अच्छा है। और तो और हमारी लाडेब की उससे दोस्ती भी हो गई है। सच्ची? लेकिन वो तो डरती है ना। हाँ ईवल, मैं भी हैरान हुआ था कि लाडेब किसी भी मर्द के पास जाने से डरती है, लेकिन वो वाहिद लड़का है जिसके पास मेरी बहन खुद गई थी। मिलना पड़ेगा उस डॉक्टर से जिसे हमारी लाडेब पसंद करती है। ईवल ने मुस्कुरा के अमान और मॉन्स्टर की जानिब देखा तो तीनों ही हंस पड़े थे। किंग जो अपने बेटे अदील के साथ बैठा हुआ था, अदील उसे माला के बारे में बता रहा था कि उसे वो लड़की चाहिए जिसे सुनता नवाज तो परेशान हुआ था। किंग की नज़र नवाज की बीवी पे गई थी तो किंग ने उसे अपनी रकेल बना लिया था। नवाज ने कितनी कोशिश की थी कि किसी की नज़र उसकी बेटी पे तो ना पड़े, लेकिन बूढ़ा हुआ था। लेकिन बूढ़ा हो गया, उसके कर्मों की सज़ा उसे मिलने पर अदील की नज़र माला पर चली गई थी। और अभी वो बैठे बातें कर रहे थे कि किंग के नंबर पर कॉल आई थी, जिसे उठाता हुआ वो फ़ोन कान के साथ लगा गया था। क्या बकवास है ये? किंग तो धाड़ा था। साथ बैठे नवाज और अदील भी परेशान हुए थे। ऐसे कैसे इरफान मारा गया और लड़कियां कोई ले गया? कैसे हरामजादो, तुम लोगों को किस लिए रखा हुआ है? वो धाड़ा था सबसे। किंग का चेहरा मकरूह चेहरा और खौफनाक हो गया था। कॉल बंद होने की देर थी कि उसके पास एक डब्बा आया था जो कि उसके आदमी उठा के ला रहे थे। क्या है इसमें? सर पता नहीं, कोई बाहर छोड़ गया था। खोलो इस डब्बे उसे। और उस डब्बा खोलने पे किंग ने गुस्से से आंखें बंद की थी। नवाज और अदील के गले खुश्क हुए थे। इरफान का सर बाजू दिल उस डब्बे में देखे किंग का बुरा हाल था। इरफान के कटे सर पे बड़ा सा ईवल का टैग लगा हुआ था। इतने में एक कॉल किंग को आ गई थी जो उसने उठा ली थी। एक और बर्बादी मुबारक हो किंग। ईवल की आवाज़ तंज की तरह किंग के ईवल की तंजिया आवाज़ तीर की तरह किंग के दिल में ईवल की आवाज़ ईवल की तंजिया आवाज़ तीर की तरह किंग के दिल में लगी थी। किंग का दिल कर रहा था कि अभी ईवल उसके सामने और किंग उसकी बोटियां बोटियां कर दे। ये तुमने अच्छा नहीं किया ईवल, अच्छा नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, किंग तुमने बहुत अच्छा किया था हमारे सर से हमारे बाप का हाथ छीन के। जिस तरह तुम्हारे बाप को मारा था उसी तरह तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा, ये याद रखना। अब होता है खेल शुरू। तुम 2 टके के किंग, पहले हम तक पहुँच के दिखाओ। ईवल ने भी गुस्से से कॉल बंद कर दी थी। अब ईवल का गुस्सा एक जगह जाके ही ठंडा होना था और वो था उसका इश्क आयान काज़मी के पास। और वो था ईवल का इश्क आयान काज़मी। उसने किसी को एक कॉल की थी, एक काम करने को कहा था और जबकि जो कि दूसरी तरफ हुक्म मिल जाने पे काम हो जाने का यकीन दिलाया गया था। चलें अब एएसपी साहब, आपसे मुलाकात ही हो जाए, ज़रा अपना दुख दर्द कम किया जाए। अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए वो उठकर बाहर चली गई थी। मॉन्स्टर का भी दिल कर रहा था कि वो अपने भालू से मिले, सो वो भी चला गया था। माला ने अपने बाप को जावियार के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाप के पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। ये नहीं था कि वो जावी को पसंद नहीं करती थी, उसे याद था कि वो बचपन से उसके साथ खेलता था, उसका ख्याल रखता था। लेकिन अब जैसा जावियार था उसे डर लगता था। अब तो वो उसे प्यार नहीं करता, वो तो उसके बाप के लिए उसके गुनाह का बदला उसके बाप के किए हुए गुनाह का बदला लेने आया था, इसीलिए वो डरती थी। और वो सोचती थी कि जावी को पहले जैसा बना देगी, लेकिन अभी वो जावी को जानती थी, मॉन्स्टर को नहीं। अभी वो बैठी जावी के ख्यालों में ही थी कि एकदम से खिड़की खुली और कोई कूद के अंदर आया था, जिससे माला की चीख निकलते रह गई थी। लेकिन जावी को देख के वो पुरसकून हुई थी। जावी, क्या हुआ डार्लिंग? मेरा इंतजार कर रही थी। वो आज माला को खुद से खौफजदा ना देख के हैरान हुआ था, लेकिन वो उसे खौफजदा करना चाहता था। नहीं, मैं तुम्हारा क्यों इंतजार करूंगी? तुम हो कौन मेरे? वो मुंह बनाते हुए बचपन की तरह लाड दिखाने लगी थी। उसे अपने किए की माफ़ी भी तो मांगनी थी ना। वो दोबारा से जावियार को पुराने वाला जावी बनाना चाहती थी। तो तुम चाहती हो कि तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं? वो एक एक कदम लेता माला की तरफ जाने लगा था। नहीं नहीं, वो कदम ब कदम पीछे होने लगी थी और जावियार के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। जिस दिन तुम मेरी कैद में आ गई ना, ये रिहाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी भालू, क्योंकि मेरी कैद आग है जिसमें तुम्हें भी जलना है। और उसका मुंह दबोचता हुआ गुर्राया था। एक दफ़ा वो जावियार का फिर से ये रूप देख के सहमी थी। जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, उसी तरह मैं तुम्हारी करूँगा। लेकिन जब तुम मेरी कैद में होगी
तब वो उसे डराता धमकाता मजीद खौफजदा कर गया था। तुम तो अभी से खौफजदा होने लगी, अभी तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है। वो उसका जर्द पड़ता रंग देख के मुस्कुरा के कहने लगा था, लेकिन दिल था कि उसकी ठोरी का गम देख के कोई गुस्ताखी करने पे मजबूर कर रहा था उसे। इससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता उसे छोड़ता, वो एक आखिरी नज़र उस पर डाल के जा चुका था और माला उसकी बातों से सहमी वहीं बैठी हुई थी। कायान ऐन की तस्वीर पकड़े बेड पे ही सो गया था और इवल उसके कमरे में पहुंच चुकी थी। ना जाने आज कायान को एक पुलिस वाले को क्या हो गया था, तो वो गहरी नींद में सो गया था। इवल भी जी भर के कायान के वजीह चेहरे को देख रही थी। वो अपने मखसूस लिबास में थी, बस उसकी नीली आंखें नजर आ रही थी जिसमें दुश्मन के लिए मौत थी और इस वक्त कायान के लिए जज्बातों का समंदर था। वो एकटक कितनी देर कायान को देखती रही थी, फिर उसे तंग करने का सोचा। दिल करा था उसके बालों को छेड़े, हल्की हल्की सी नमी उसकी आंखों में आने लगी थी, लेकिन फिर उठी और कायान के हाथ पाँव बांध दिए थे और कायान के जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी, क्योंकि इवल ने उसे बेहोश कर दिया था। अपने एक बंदे को कह के कायान के जूस में बेहोशी की दवा मिलवा दी थी। जब कायान फ्रेश होने गया था, बाहर एक गार्ड ने यह काम सर इंजाम दिया था जो इवल को एक एक खबर देता था घर की, इसीलिए कायान हनूज बेहोश था। उसके हाथ पांव बांध के वो पास पड़ा जग में से पानी उठा के कायान के चेहरे पे मारा था उसने, जिससे कायान का वजीर चेहरा भीग गया था और मास्क के पीछे छुपे इवल के लब मुस्कुराए थे। कायान ने हल्की हल्की सी आंखें खोली तो सामने किसी मास्क वाले को देख के उसकी बेहोशी झट से उड़ी थी। उसने हिलना चाहा, लेकिन इवल अपना काम कर चुकी थी। अब वो पुरसकून सी उसके पास आके बैठ गई थी, लेकिन कायान तो अपने हाथ पांव बांधे देख के हैरान हुआ था कि काफ़ी मजबूती से बांधे गए थे। इतना कुछ हो गया, उसे होश ही नहीं आया। अरे अरे एसपी साहब, ये मत सोचो कि तुम्हें होश क्यों नहीं आया। ये इवल के काम है जो किसी को समझ नहीं आते। कायान इवल की आवाज़ सुनता खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगा था। प्यारे एसपी साहब, ये इवल ने बांधा है आपको, और ये जब तक मैं नहीं चाहूँगी ना ये नहीं खुलेगा, इसलिए आराम करें, उसे इसे खोलने की कोशिश मत करें। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे कमरे में आके मेरे साथ ये सब करने की। अस्तगफिरुल्लाह एसपी साहब, मैंने कौन सी आपकी इज्जत लूट ली है जो आप ऐसा कह रहे हैं। कायान ने जब से लब नीचे थे, क्या करने आई हो, यहाँ क्यों बांधा है मुझे। कायान बोल रहा था। इवल को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। उफ, इतना ना चीखो एसपी सर, में दर्द कर रहे हो, मेरा दिल दुखी था, सोचा क्यों ना आपसे मिलकर अपना मूड फ्रेश किया जाए। वो मुस्कुराती हुई कायान को आग लगा चुकी थी। कायान ने उसकी नीली आंखों में देखा, जहाँ ना जाने क्यों कायान को अपने लिए मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आ रही थी, लेकिन वो एक मुजरिम थी और वो एक पुलिस वाला, जिनमें कभी भी मोहब्बत हो क्या दोस्ती भी नहीं हो सकती थी। खोलो मुझे वरना बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। बुरा होने से अब डर नहीं लगता एसपी साहब, वो तंजिया मुस्कुराई थी। और वैसे भी आपके प्यार में बुरा हो भी जाए तो इस इवल को कोई परवाह नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती कायान के पास गई थी और बड़ी चाह के साथ अपना हाथ उसके माथे पे रखा था कि कायान भी एक पल को साकित रह गया था, लेकिन जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया। कायान खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगा था। इवल ने कायान का चेहरा पकड़ के अपनी तरफ किया था। आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। वो उसके चेहरे के एक एक नकूश को छू रही थी। न जाने कितने ही अरसे बाद अपने मनपसंद इंसान को छू रही हो। ऐसा है, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि वो अपने एसपी को छोड़े। कायान तो उसे भस्म करने वाली नजरों से इवल को देख रहा था। उसे इवल से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बेबस था। कायान को इवल के वजूद से उड़ती महक उसके हवासों पर छाती हुई महसूस हो रही थी। वो और तेजी से उसे पीछे करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नामुमकिन, क्योंकि कायान के पैर बांधे हुए थे। इवल मुस्कुराते हुए पीछे हुई थी। चलो एसपी, मुझे पकड़ने का एक और मौका मैं तुम्हें देती हूँ। कल शाम 7 बजे क्लब में तुम्हारे ही एक पुलिस वाले बंदे को मारूंगी। अगर बचा सकते हो तो बचा लेना, और मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी इवल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कायान गुस्से से घूर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कायान का आजमी, मुझे मारने से बेहतर है अपने मुल्क के गद्दार लोगों को मारो। कायान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। चलो मैं चलती हूँ एसपी, फिर कल मुलाकात होगी, इंतजार करूंगी। वो एक आंख मारते हुए कमरे से बाहर निकली थी और विजय कायान फिर से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगा था। जबकि वो उसे बाहर जाता देख के परेशान हुआ था कि नायला ने देख लिया, लेकिन इवल को किसी बात की परवाह नहीं थी। इवल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया था। इवल ने इस घर को बहुत गौर से देखा था। उसकी खूबसूरत लबों पे मुस्कुराहट आ गई थी। बाहर गेट की तरफ जाते हुए अपनी पिस्टल निकाली थी और बाहर खड़े गार्ड्स घर से किसी को आते देखे मुंह खोले खड़े थे। मुंह बंद करो और 2 मिनट बाद जाके ऊपर अपने सर को खोल देना, मैं बांध के आई हूँ। वो आम से लहजे में बोलती गार्ड्स को हैरान कर चुकी थी। ठीक 2 मिनट बाद अगर पहले गए तो ये गन की सारी गोलियां तुम लोगों के भेजोगे आर पार कर दूंगी, आई समझ। हाँ समझ गया। गार्ड्स इवल को बाहर जाता हुआ देख रहे थे और ठीक 2 मिनट बाद वो अंदर भाग गया था। और कायान को बांधा हुआ देख के एक गार्ड के चेहरे पे बहुत हंसी आई थी। बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को, कायान ने गुस्से से कहा। तो वो फौरन सीधे हुए थे। नहीं सर, वो आप खोलो मुझे, मुँह क्या देख रहे हो। गार्ड ने जल्दी से कायान को खोला था तो वो अपने हाथों को देखने लगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं इवल, वो दांत कचकचाते हुए बोला था। मिलाई अपने एसपी से। हाँ मिलाई हूँ, इवल ने मुस्कुराते हुए मॉन्स्टर से कहा था। तुम कब ला रहे हो मेरी भाभी को। बहुत जल्द, सोच रहा हूँ कल चला जाऊँ उसे ले आऊँ। निकाह के बगैर लेके आए तो मेरे हाथों कत्ल हो
जाओगे। करते हैं कोई प्लान, अब मेरा गुजारा भी नहीं है तुम्हारी भाभी के बगैर। खबरदार मेरी मासूम भाभी को कुछ कहा तो वरना बहुत बुरा होगा। इवल तुम्हारी भाभी से मेरे बहुत पुराने हिसाब किताब निकलते हैं, वो तो पूरे करने हैं ना, जो भी करो। लेकिन ये बात याद रखना कि इतना हिसाब पूरे ना करना कि बदले लेते रहते हैं। इतने हिसाब भी पूरे ना करना के बदला लेते लेते उसे अपने आप से दूर ही कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा इवल, वो मेरी थी और मेरी ही रहेगी। एक दफ़ा वो मेरे पास आ जाए फिर उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो अभी तुम्हें आम सा बंदा अपना जावी समझती है, अगर मॉन्स्टर का पता चला तो वो अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। इवल ने शरारत से कहा था। हाँ हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, उसे इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। और अगर उसे पता चल भी गया तो उसे मेरे साथ ही रहना है। वो सिगरेट के गहरे कश लगाता हुआ एक जनून से बोला था। चलो जो भी करना है करो, लेकिन ध्यान रखना। और ये अमान कहाँ है, कहाँ जा सकता है? पहले वहाँ गया था, धक्के मार के निकाल दिया गया था, अब गार्ड को लेके गया है चंदा से मिलने। लो जी, एक और आशिक पैदा हो गया। हाँ हाँ हाँ, हम गैंगस्टर ज़रूर है लेकिन हमारे पास भी तो दिल है ना मॉन्स्टर। मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ के बोला था। लेकिन अगर उस तवाइफ ने हमारे अमान का दिल दुखाया तो उसे उठा के अमान के कदमों में फेंक दूंगी। इवल रिलैक्स, ये फैसला अमान करेगा, हम नहीं। लेकिन मैं किसी को भी हमारे बच्चों का दिल नहीं दुखाने दूंगी। चलो कल लारेब से भी मिलने चलते हैं, वो भी हमें याद करी होगी। हाँ कल चलेंगे। अमान आज फिर हीरा मंडी मौजूद था लेकिन आज उसके पास उसका हथियार भी था और साथ में गार्ड्स भी थे। वो एक नज़र उस इमारत को देखता हुआ अंदर चला गया जहाँ आज फिर कंगना बाई लड़कियों को डांस सिखा रही थी। कंगना फिर से उस लड़के को देख के हैरान हुई थी। ओए बाबू, तू फिर आ गया, तेरे को सुकून नहीं है क्या? वो पान थूकती उसे तंज करने लगी थी। कंगना, मुझे चंदा से मिलना है। अमान का लहजा आम सा था। बाबू, तुझे पहले भी कहा था वो किसी से नहीं मिलती जब तक उसका दिल ना करे। वो फिर आ जाता है बार बार। अमान ने अपने गार्ड को इशारा किया जो अपनी अपनी बंदूकें उठाते हर किसी लड़की के सर पर रख चुके थे और लड़कियों की चीखें निकली थी। जबकि कंगना भाई हैरानगी से देखने लगी थी। कौन हो तुम? वही जिसको आपने पहचाना नहीं कि ये आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि मैं कौन हूँ कौन नहीं, बस मुझे चंदा से मिलना है। अमान अपनी बंदूक उठाता उसके पास टेबल पर रख चुका था कि कंगना की भी सांस रुक गई थी। कंगना कुछ ना बोली तो अमान मुस्कुराता हुआ चंदा के कमरे की तरफ जाने लगा था। जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ यहाँ से किसी को भी हिलने ना देना। ओके सर, उसमें से एक गार्ड्स बोला था। और तो अमान चंदा के कमरे में चला गया था। अमान ने चंदा के कमरे का दरवाज़ा खोला जहाँ वो सफ़ेद पैरों तक का फ्रॉक पहने काले लंबे बाल बखेड़े हुए सोई हुई थी। अमान कदम ब कदम चलता उस हसीन दोशीज़ा की तरफ चला जा रहा था। साथ में अमान का दिल भी धड़क रहा था। आज फिर वो उसके सामने थी जिसे देखने को वो कितने दिन से बेताब था। चंदा का चांद सा चेहरा चमक रहा था। वो बगैर मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमान ने पूरा कमरा देखा जहाँ कहीं कहीं एक दो भूतों की तस्वीरें थी। अमान ने मुस्कुरा के चंदा को देखा था। नूर, वो आहिस्ता से पुकारता उसके पास खड़ा हो गया था। उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि चंदा उठे वरना वो फिर से नफरत भरी निगाहों का सामना करना पड़ेगा उसे। वो मासूम सी पड़ी लग रही थी अमान को, लेकिन चंदा का उठना लाजमी था। अमान को उससे बात करनी थी। नूर, अमान ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला तो चंदा किसी मर्द की अपने कमरे में मौजूदगी महसूस करते जल्दी से उठ गई थी। वो अमान को देखती आंखें फैला गई थी। तुम कौन हो? अम्मा, अम्मा, वो खौफजदा होकर चिल्लाने लगी थी। नूर, अमान ने फिर से पुकारा था। कौन हो तुम? और मैं नूर नहीं हूँ। तुम वही हो ना जो उस दिन भी मुझसे मिलने आए थे लेकिन अम्मा ने मिलने नहीं दिया था। अमान उसके कदमों से उठ के अब उसके साथ बेड पे बैठ चुका था। चंदा उसे बैठते देख के पीछे को हुई थी। तुम यहाँ अंदर कैसे आई? अम्मा ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। अमान तो उसके खूबसूरत आंखों को ही देख रहा था और उसके हिलते लबों को देख रहा था। कितनी खूबसूरत थी वो अमान की नूर। अमान ने उसके चेहरे से नजरें हटाई थी और अपनी पैंट के पीछे से पिस्टल निकाल के अपने हाथ में पकड़ ली। चंदा का तो पिस्टल देख के ही सांस ही रुक गया था। मुझे क्यों मारना चाहते हो? वो जल्दी से बोली, जबकि अमान तो उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा लेकिन जब समझ आई तो हंस पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको चंदा बोलूँ या नूर। चलें चंदा बोल लेता हूँ, लेकिन जब आप मुसलमान होंगी तो नूर बोलूँगा तब। जबकि चंदा अमान को अजीब नज़रों से देखने लगी थी कि वो क्या कह रहा था, मुसलमान? और हाँ, ये पिस्टल दिखा के मैं अंदर आया हूँ। वो मुस्कुरा के कहने लगा। चंदा को अमान की मुस्कुराहट बहुत प्यारी लगी थी। तुम क्यों आए हो यहाँ? आपको देखने आया हूँ चंदा। लेकिन क्यों? ये तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर तुम भी दूसरे मर्दों की तरह अपनी हवस पूरे करने आए हो तो हाथ में पकड़ी इस पिस्टल से पहले मुझे मार देना। चंदा अमान के आने का गलत मतलब ले गई थी। जबकि अमान यह सुनता गुस्से में आया था। वो उठा और एक पैर बेड पे रख के और एक नीचे रख के चंदा के ऊपर झुका और जब झुक के चंदा का जबड़ा दबोचा था। चंदा के मुंह से सिसकी निकली थी। अमान ने अपनी गरीब तलकी की थी। चंदा हैरत से अमान को देखने लगी थी। चंदा, एक बात मेरी याद रखिएगा, आइंदा हवस लफ्ज़ मेरे सामने ना बोलिएगा वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। अमान अपनी आंखें चंदा की खौफजदा आंखों में गाड़ता हुआ बोला। तो अमान मलिक को आपसे मोहब्बत है और मैं आपकी तरफ हर उठने वाली बुरी नज़र को आग लगा दूंगा। चंदा हैरत से अमान को तकने लगी थी। और आप मुझे हवस पूरी करने वाला समझ रही हैं? तो यकीन करें मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। वो अलग बात है कि मुझ जैसे लड़के को आपसे प्यार हो गया है। चंदा ने अमान को धक्का दिया तो अमान थोड़ा पीछे हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तुम जो कोई भी हो ना बाबू, मुझे तेरी बातें सुन के हंसी आ रही है। चंदा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। मुझे प्यार नाम से नफरत है बाबू, और तू बात करता है एक तवाइफ से मोहब्बत की। तो लोग तो प्यार का नाटक करके तवाइफ बना देते हैं और तू मुझे एक तवाइफ को एक नाच
बसने वाली को मोहब्बत दे रहा है। चंदा के लहजे में एक दर्द था जो अमान मलिक को महसूस हो रहा था। मैं नहीं जानता कुछ भी चंदा, बस इतना पता है कि पता नहीं कब कैसे मुझे अब ये गहरी नीली आंखों में देखते ही देखते आपसे प्यार हो गया था। तू जानता है बाबू, मैं एक हिंदू और तू एक मुसलमान। हाँ जानता हूँ, तो क्या मेरे लिए मुसलमान नहीं हो सकती? कभी नहीं बाबू, तू यहाँ बार बार आके टाइम ज़ाया करेगा, तेरे को यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। चंदा खालिश तवाइफों वाला लहजा अपनाते हुए अमान से बात करी थी। देखते हैं आप कब तक मेरे प्यार से भागेंगी, मैं दोबारा आऊँगा। वो जाने के लिए मुड़ाई तक कुछ याद आता, वो गुलाब का फूल जो वो चंदा के लिए लेके आया था उसे पकड़ा चुका था। वो मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा कबूल करे अमान जी कहते लंबे लंबे डूब पर तब बाहर निकल गया था। और चंदा एक नज़र गुलाब के फूल को देखती रह गई थी, जबकि चंदा का दिल किया उस गुलाब के फूल को तोड़ मरोड़ के फेंक दे, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद अलमारी की तरफ बढ़े थे और उसने वो फूल अपनी अलमारी में रख दिया था और लेट गई थी। लेकिन अब नींद कहाँ आनी थी। अमान बाहर निकला तो वो सबको वहीं बैठे देखे उसे हंसी आई थी। शुक्रिया कंगना, आपने मुझे मिलने दिया। बाबू तू ज़बरदस्ती मिला, मैंने मिलने नहीं दिया, वो दबे दबे गुस्से से बोली थी। मैं दोबारा भी आऊँगा और अगर ज़बरदस्ती करनी पड़े तो वो भी करूँगा। वो मुस्कुराता हुआ अपनी ग्लासेस लगाता गार्ड को इशारा करता बाहर निकल गया था और वहाँ की कई खूबसूरत लड़कियाँ उस खूबसूरत लड़के को देख के आहें भरती रह गई थी। माजी काया ने हर तरफ वैन को ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली थी। वो थक कार के एक सड़क के किनारे बैठ गया था जहाँ से आती जाती गाड़ियों को वो देख रहा था। आना मेरे थे ना आप उस किरण के कैसे हो सकते हैं? आप सच में किसी और के हो जाएंगे आज। आन आन मुझे आपसे मोहब्बत है। हर तरफ से उसे ऐन की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, लेकिन उसे आन कहने वाली आज उसे तन्हा कर गई थी। प्लीज़ मेरा बच्चा, मेरी ऐन, मुझे माफ़ कर दो। एक दफ़ा वापस आ जाओ, अपने आन को माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन जाने वाले कब वापस आते हैं? आना मेरे नहीं थे ना। आप ठीक थे कि मोहब्बत सुकून छीन लेती है, ठीक कहते थे आप। और सफ़ेद फ्रॉक पहने बिखरे हुए बाल, वो ना जाने कहाँ चली जा। आना मेरे नहीं थे ना, आप ठीक कहते थे कि मोहब्बत सुकून छीन लेती। आप ठीक कहते थे। सफ़ेद फ्रॉक पहने बाल बिखेरे हुए वो न जाने कहाँ चली जा रही थी। आपने सच कहा था कि वो सब कुछ खो दूंगी मैं, और मैंने खो दिया। आपकी आंख खाली हाथ रह गई। वो चलती चली जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। उसके पास आगे एक कार रुकी थी। अरे बुलबुल कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होकर? ऐन ने डर के खौफजदा नजरों से उन लड़कों को देखा। वो वाकई सुनसान सड़क पर अकेली चलती चली जा रही थी, और वो वाकई अपने आन के बगैर महफूज नहीं थी। उसे अभी समझ आ रहा था कि उसे अब एहसास हुआ था। वो डर कर पीछे होने लगी थी। वो आसपास कोई भी नहीं था और मैंने खो दिया आपको। ऐन खाली हाथ रह गई है। वो चलती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। उसके पास एक कार आके रुकी। अरे बुलबुल कहाँ जा रही हो? इतनी तैयार होकर ऐन ने डर के खौफजदा नजरों से उन लड़कों को देखा था। वो वाकई सुनसान सड़क पर अकेली चलती चली जा रही थी। वो वाकई अपने आन के बगैर महफूज नहीं थी। उसे अभी समझ आ रहा था, उसे अब एहसास हुआ था। वो डर कर पीछे होने लगी थी। उस आसपास कोई भी नहीं था उसके। वो तीन लड़के गाड़ी से निकले और गंदी नज़रों से आन को देखने लगे थे। उसका दिल कर रहा था वो भाग जाए, अपने आन के सीने में छुप जाए। वो आन के महफूज मेहरबान साए से पहली मर्तबा बाहर आई थी और फंस गई थी, शायद बर्बाद भी हो जाए। वो चीखती हुई भागने लगी थी। एक लड़के ने उसे पकड़ के जोरदार थप्पड़ उसे मारा था। वो कड़ाक के नीचे गिर गई थी। ऐन खौफजदा नज़रों से देखती पीछे होने लगी थी। प्लीज़ प्लीज़ जाने दो, ऐन पीछे होते हुए कहने लगी थी। तीनों लड़कों की हंसी निकली थी। अरे इतना प्यारा माल है, आज रात तो मज़े होंगे। कैसे जाने दें? एक लड़के ने ऐन को बाजू से उठाया था कि ऐन की आस्तीन फट गई थी। उस लड़के के हाथों में उसकी आस्तीन का कपड़ा आया था, फिर वो वहीं फेंक दिया था। ऐन अपने बाजू रोते हुए अपने हाथों से छुपाने लगी थी। अरे बुलबुल डर क्यों रही हो? हम तुझे भी मज़ा देंगे, डर नहीं। नहीं नहीं प्लीज़ आन आन आ जाए आपका बच्चा। वो भागने लगी थी कि फिर से एक लड़के ने उसके बाल दबोचे थे और थप्पड़ मारा था कि ऐन का होंठ फट गया था। उसका झुमका नीचे उतर के गिर गया था। एक लड़के ने ऐन को पकड़ा और गाड़ी के अंदर फेंक दिया। ऐन का सर जोर से गाड़ी के बोनेट पे लगा था और उसकी चीख निकली थी। उसके सर से खून निकलने लगा था। अपनी आंखों से उसने बस एक लड़के को अपनी शर्ट उतारते देखा था, और कि अचानक से एक मास्क पहने फुल ब्लैक ड्रेस पहने एक लड़का आया था। उसकी वहशत से भरपूर आंखों में वहशत ही कि ऐन भी कांप गई थी। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अब वो भाग सके। बस अपनी बंद होती आंखों से पहले उसने ऐसा मंजर देखा था कि वो चीख मारती बेहोश हुई थी, और सामने खड़े मॉन्स्टर के हाथ में उस शर्टलेस लड़के का दिल था। थोड़ी देर में वहाँ से ऐन गायब थी और वहाँ लड़कों की बदतरीन लाशें थी। वहाँ से ऐन गायब हो गई थी और वहीं कायान पहुँचा था। वहाँ लाशें देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। अभी वो वहाँ से जाता कि उसे वहाँ ऐन का झुमका और सफ़ेद कलर का कपड़ा मिला था। झुमका देखते उसकी रूह फना हुई थी। ये तो उसकी ऐन का फेवरेट झुमका था। उसने खुद कायान के साथ जाके लिया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। फिर उसने हर जगह ऐन को ढूंढा था, लेकिन खोने वाले बिछड़ने वाले
मिलते नहीं हैं। और ना ही ऐन मिली थी। वो नाउम्मीद होकर घर आ गया था। नायला रोती हुई कायान के पास गई थी, लेकिन उसकी सुर्ख होती हुई आंखें देख के समझ गई थी कि ऐन नहीं मिली। कायान, तुम्हें ऐन नहीं मिली ना? ऐन मेरी बच्ची नहीं मिली ना? वो सर हाथों में थाम के सोफे पे वहीं बैठ गया था। मामा, वो हमें अपने आन को छोड़ के चली गई है। मामा, वो चली गई है। नायला की आंखों से आंसू बेहिसाब निकले थे। कायान का चेहरा जर्द पड़ा था। मॉन्स्टर एन को उठाए हुए महलनुमा घर में ले आया था। नाजुक सी लड़की बेहोश थी। मॉन्स्टर, ये किसे उठा लाए हो? हॉल में बैठे हुए सिकंदर ने मॉन्स्टर से पूछा था। बाबा, ये कुछ लड़के ज्यादती करने की कोशिश कर रहे थे, इसके साथ मैं बचा के लाया हूँ। सिकंदर ने शफकत से एन के सर पे हाथ फेरा था। जाओ, लेके जाओ इसको कमरे में और डॉक्टर को बुलाओ। जी बाबा। वो उसे लेके कमरे में चला गया था। ये घर था सिकंदर आलिफ ब्लैक मॉन्स्टर का, जिसका काली दुनिया में एक नाम था। ब्लैक मॉन्स्टर का काली दुनिया में रहकर भी सिकंदर ने हमेशा सच्चाई और सही काम को तरजीह दी थी। सिकंदर का सबसे बड़ा दुश्मन था किंग। किंग काली दुनिया का दूसरा नाम था, जिसके अड्डे पे हर गलत काम होता था। ब्लैक मॉन्स्टर ने कितनी दफ़ा किंग को वार्निंग दी थी, लेकिन कभी मानता ही नहीं था। किंग ने एक दफ़ा ब्लैक मॉन्स्टर को मारने की कोशिश की थी। सिकंदर ने ज़ावियार को अपने बेटे की तरह रखा हुआ था, और अब उनकी काली दुनिया में ऐन का इजाफा हो गया था। ऐन नहीं थी उसके पास, ना ही ऐन का आन था उसके पास। कायान, बेटा, मैंने कितना समझाया था कि वो तुम्हें पसंद करती है, उसे शादी कर लो। कायान ने अपनी सुर्खोती आंखें बंद की थी। मामा, ऐन, वो रोने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे अपना बच्चा, अपनी ऐन चाहिए थी किसी भी तरीके से, लेकिन जब कोई अपनी मर्जी से जाता है ना, तो फिर कहाँ मिलता है वो। कायान उठ के छत पे चला गया था, जहाँ उसकी ऐन ने प्यार का इजहार किया था, वो जो कि उसके लिए बहुत ख़ास, लेकिन वो समझ नहीं सका था। उस वक्त उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। जब वक्त गुजर गया था, हाथ खाली रह गए थे, कुछ बाकी नहीं बचा था। वो सारी जगह देख रहा था कि कायान की नज़र एक कोने पे पड़ी, जहाँ ऐन की दी गई अंगूठी पड़ी हुई थी। आन, मैं चाहती हूँ आप ये अंगूठी कभी ना उतारे। आपकी ऐन ने प्यार से दी है। ऐन की खिलखिलाती आवाज़ कायान को मुस्कुराने पे मजबूर कर रही थी। वो जल्दी से गया और अंगूठी उठा के अपने होठों से लगा ली थी। तुम्हारी कोई चीज़ मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, नफरत करता हूँ मैं तुमसे। हुडैन काज़मी, अपने ही कही गए अल्फाज उसका दिल चीर गए थे। वो अंगूठी को लबों से लगाया और वहीं बैठ के आंसू बहाने लगा था। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं वादा करता हूँ कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं डांटूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा ऐन हूँ, तुम्हारा। प्लीज़, मैं तुम्हारा ही आन हूँ। वो वहीं बैठ के रोने लगा था। वो फिर से उठ के ऐन के कमरे में गया था। ऐन और उसकी बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर पे हाथ फेरने लगा था। मेरी जान, तुम्हारा आन नहीं रह पा रहे तुम्हारे बगैर। उसे समझ आ गया था कि ऐन ही उसकी जान है, लेकिन वो उसे समझने में देर लगी थी। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। ऐन को होश आ चुका था। वो बेहद डरी हुई थी। जब सिकंदर ने आके उसके सर पे हाथ रखा, पहले तो वो डर रही थी, फिर वो सिकंदर के सीने से लगी रो पड़ी थी, अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। लेकिन वहीं सिकंदर के पीछे खड़े सब्ज आंखों वाले को देख के ऐन डर के मारे कांपने लगी थी। सिकंदर ने ऐन को मॉन्स्टर से खौफजदा देखा तो मुस्कुरा दिया था। बेटा, ये ज़ावियार है मेरा बेटा, और आज से तुम मेरी बेटी। बेटा, बेटा लफ्ज़ सुन के ऐन का दिल करा था वो रोए, चिल्लाए, भाग के अपने आन के पास चली जाए, लेकिन वो सोचती थी कायान ने किरण से शादी कर ली होगी, और वो इसी गलत फहमी में दूर, दर्द से दूर भागने के लिए अब ब्लैक महल का हिस्सा बन गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मॉन्स्टर और सिकंदर से घुल मिल गई थी। बेटा, मुझे बताओ कि आप कहाँ से हो बेटा, और अकेली क्यों घर से निकली थी? अपने घर वालों के बारे में बताओ, मैं छोड़ आता हूँ। क्या आपको वापस जाना है? ऐन ने जल्दी से सरनफी में हिलाया था। मेरा कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अपनी आंखों की नमी अपने अंदर उतारते हुए ऐन नम लहजे में बोली थी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे, और तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम कहाँ पे हो। क्या मतलब? ऐन ने सवालिया नज़रों से सिकंदर को देखा था। फिर सिकंदर ने जो उसे बताया था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐन उठ के भागने लगी थी कि सिकंदर ने मॉन्स्टर को इशारा किया था, तो ज़ावियार ने उसे पकड़ लिया था और वो ज़ावियार के हसार में फड़फड़ाने लगी थी। मुझे नहीं रहना यहाँ, छोड़ दो। मैं चली जाऊँगी यहाँ से। कहाँ चली जाओगी? दर दर की ठोकरें खाने फिर से तुम्हें कोई नोच डालेगा, फिर कौन बचाएगा तुम्हें? सिकंदर करख्त लहजे में बोला तो ऐन ने फड़फड़ाना बंद किया था। अगर तुम यहाँ रहोगी तो एक ताकतवर लड़की बन सकोगी जो सबका मुकाबला करेगी, तुम्हें ताकतवर बनाएगा मॉन्स्टर। लेकिन मैं ये सब कैसे? तुम सब कर सकती हो बेटा, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं। सिकंदर ने ऐन के सर पे हाथ रखा तो ऐन सिसक पड़ी थी। वो तो डरती थी इन सब से। वो तो पिस्टल देखकर उसका दिल बंद होने लगता था। लेकिन ज़िंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी? ये मंजर है कराची का। ऐन भाग रही थी। वो ब्लैक महल का ग्राउंड था जो कि कितने ही रकबे पे फैला हुआ था। और तेज़ भागो ऐन, और तेज़। लेकिन ऐन का सांस फूल रहा था और वो तेज़ भाग नहीं पा रही थी। कई दफ़ा मॉन्स्टर से डांट खा चुकी थी और वो लाड से सिकंदर से ज़ावियार की शिकायत भी लगा चुकी थी, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को उस ड्रामेबाज पे गुस्सा भी आता था। वो भाग रही थी। टाइम गुजरता गया, लेकिन ये लो गन अब, और उसे चलाओ। लेकिन मुझे गन से डर लगता है। हाँ, मुझे डर लगता है गन से। उसे अपने ही कही की बात याद आई थी।
तुम्हें इस डर से निकलना होगा। उड़ान गाज़मी मॉन्स्टर ने गुस्से से कहा था। वो कब से उसे समझा रहा था, सिखा रहा था, लेकिन वो सीख ही नहीं रही थी। आज ये उड़ान गाज़मी नहीं, ये हमारी ईवल है। आज से जो अच्छाई को फैलाएगी और बुराई को ख़त्म करेगी। सिकंदर ने पीछे से आते हुए ऐन से कहा तो ऐन मुस्कुरा दी थी। फिर ऐन ने गन चलाना सीख ली थी। पहले पहले उसके निशाने गलत होते थे, लेकिन जब मॉन्स्टर ने कहा कि सामने वो 3 लड़के हैं जिन्होंने तुम्हें नोचना चाहा, तो ऐन ने हिम्मत करते टारगेट पर नजर रखे फायर कर दिए थे। और जो निशाने पे लगे थे उसके जहन में आन की बातें, उनका नफरत भरा लहजा और किरण के साथ शादी वाले सब सीन उसकी आंखों के सामने चलने लगे थे। और फिर वो गोलियां चलाती गई थी, यहाँ तक कि मॉन्स्टर और सिकंदर भी हैरान हुए थे। 5 साल बाद सिकंदर को किंग ने मार दिया था। और भाग गया था। उस ब्लैक महल में अब मॉन्स्टर और ईवल ही रहते थे और 2 लोगों का इजाफा होता। अमान और लारिब का बैन कत्ल करने लगी थी, लोगों में अपनी वहशत फैलाने लगी थी। लेकिन उसने अपने आन की एक एक खबर रखी हुई थी, पर यह सुन के वो खुश हुई थी कि उसने शादी नहीं की थी, लेकिन अब उसे यहाँ रह के काम करना था। सिकंदर उस पर मॉन्स्टर पर जिम्मेदारियां डाल गया था, जिसे ईवल ने पूरा करना था। वो दो किरदार निभाएगी, एक आयान की ऐन का और दूसरा दुश्मनों के लिए ईवल का। आज रात की तैयारी मुकम्मल है ना? ईवल ने अमान और मॉन्स्टर से पूछा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन कल रात तुमने उस एसपी को हमारी कार्रवाई की खबर तुम दे के आई हो, ये अच्छा नहीं किया तुमने। मॉन्स्टर, तुम नज़र रखना बंद रखोगे मुझ पे? तुम कल रात उस एसपी को हमारी कार्रवाई की खबर देकर आई हो ना, ये अच्छा नहीं किया तुमने। मॉन्स्टर, तुम नजर रखना बंद करोगे मुझ पे? तुम मेरी जिम्मेदारी हो ऐन, बाबा कह के गए थे। मैं ऐन नहीं हूँ, ईवल हूँ, और मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। और कायान को अगर मैंने पहले भी बता भी दिया ना, तो वो उस डीएसपी को बचा नहीं पाएगा। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। इससे पहले हमें अपने बच्चे लारेब से मिलने जाना है। वो तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। लारेब को यहाँ आए 2 दिन हो गए थे और सफ़ीर के साथ लारेब की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था वो, और उसके भाई ने खास वार्निंग दी थी कि लारेब का खास ख्याल रखा जाए। मुझे एंजल के पास जाना है। एंजल, एंजल, लारेब चिल्ला चिल्ला के सफ़ीर को बुला रही थी। पास करा एक स्टाफ में से लड़का खूबसूरत सी गुड़िया को हवस भरी नजरों से देख रहा था। वो उसे इंजेक्शन लगाने के बहाने उसके बाजू को छू रहा था, जबकि लारेब को उलझन सी होने लगी थी। उसे अब खौफ आने लगा था, उसे अपना माजी याद आने लगा था। लारेब को अब आदत होने लगी थी सफ़ीर की अपने एंजल की। वो अब किसी और के हाथ से ना मेडिसिन खाती थी और ना ही इंजेक्शन लगवाती थी, जबकि वो अहमद बार बार उसके बाजू को बार बार टच कर रहा था। सफ़ीर जो लारेब के पास ही आ रहा था, अहमद को लारेब के साथ बदतमीजी करते देख के उसका गुस्सा सवाने से पे पहुंचा था। उसके हॉस्पिटल में यह सब हो रहा था, वो कैसे बर्दाश्त करता? जल्दी से 2 कदम का फासला तय करता। वो एक ही जस्ट में जाता अहमद को पकड़ के मारने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेशेंट को हाथ लगाने की? सफ़ीर ने अहमद को 2 थप्पड़ मारे थे। अहमद घबरा गया था। लारेब अपने एंजल को डिशुम डिशुम करते देख के अपना रोना भूल के हॉस्पिटल बेड पे खड़े होके बच्चों की तरह उछल उछल के तालियां बजाने लगी थी। वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की? अंदर आते ईवल, मॉन्स्टर और रहमान ने ये मंजर जब देखा तो वो मुतमईन हुए थे कि लारेब को वो महफूज हाथों में सौंप कर गए हैं। लेकिन अहमद की मौत पक्की थी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। अहमद माफ़िया मांगने लगा था। सफ़ीर लारेब को तालियां मारते देख के हैरान हुआ था। वाह एंजल, आपने इस बैड अंकल को बहुत मारा, मुझे बहुत मज़ा आया। लाड़े बेड से उतरती सफ़ीर के गले लग गई थी और सफ़ीर का अपने साथ नरमो गुलजार जिस्म का लगना उसे धचका दे गया था। और फिर लाड़ेब लग भी तो बेहद खूबसूरत और मासूम रही थी, और ये मंजर तीनों ने देखा था और फिर वो अंदर चले आए थे। मेरी गुड़िया, अमान ने लाड़ेब को पुकारा तो लाड़ेब हैरान होते हुए अमान को देखने लगी थी। लाड़ेब सफ़ीर से अलग होती खुशी से अमान के गले लग गई थी। बड़ी बड़ी, आप भी भाई? वो बारी बारी सबके गले लगी थी। बड़ी, आप मुझे छोड़कर गए थे ना, इस बैड अंकल ने मुझे टच किया। यहाँ वो अपना बाजू और गर्दन दिखाने लगी थी। उन तीनों की आंखों में वहशत दर आई थी, जो कि अब उस अहमद लड़के पर निकलनी थी। अहमद तो उस वक्त उनकी वहशत से बड़ी आंखें देख के डर गया था और भाग निकला था। तीनों ने सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया था। अमान, तुम अपनी बहन को मेरी जिम्मेदारी पे देके गए थे, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता था। और सॉरी कि हमारे स्टाफ में से किसी ने बदतमीजी की, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। सफ़ीर मुस्कुराता हुआ ईवल और मॉन्स्टर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। उन दोनों का क्या, उन तीनों के दिमाग में एक ही बात आई थी, हम बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे सफ़ीर शाह, ईवल ने मुस्कुरा के कहा था सफ़ीर को। सफ़ीर भी मुस्कुरा दिया था। जी जी बिल्कुल, ज़रूर। काफ़ी देर वो बैठ के सफ़ीर के साथ बात और काफ़ी देर वो बैठ के सफ़ीर के बारे में जानते रहे थे। उसे और लारेब की हालत के बारे में भी पूछा। सफ़ीर ने उन्हें मुतमईन किया था कि लारेब ठीक हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो लारेब को छोड़ के चले गए थे। उन्हें यकीन था कि जब तक सफ़ीर है वो इधर महफूज है। और उन लोगों के जाने के बाद लारेब ने जिद करके सफ़ीर से आइसक्रीम और बाद में पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। सफ़ीर हैरान था कि ये छोटी सी लड़की इतना खा कैसे लेती है। वो हैरानगी से लारेब को पिज़्ज़ा खाते देख रहा था। उसे बच्चों की तरह पिज़्ज़ा खाते देख के सफ़ीर के लबों में मुस्कुराहट आई थी। आधा पिज़्ज़ा उसके मुँह से बाहर गिरा था, आधा मुँह में था। जब लारेब ने अपनी काली आंखें उठा के मासूमों की तरह सफ़ीर की तरफ देखा था, तो सफ़ीर को भी अपने आप को तकते पाया था।
एंजल आप खाएंगे? बड़े मुंह से वो सफ़ीर को कहने लगी थी और एक पीस पिज़्ज़े का उठा के उस पर केचप लगा के सफ़ीर के पास चली गई थी। नहीं नहीं फैरी, मुझे नहीं खाना। लेकिन लारेब कहाँ बाज आने वाली थी, वो उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगी थी कि सफ़ीर की सफ़ेद शर्ट पे बहुत सारा केचप गिर गया था। ओहो सॉरी एंजल, वो उसकी शर्ट पे केचप गिरता देख के मासूमियत से बोली थी। कोई बात नहीं प्यारी, लेकिन मुझे ज़िद्दी बच्चे अच्छे नहीं लगते ना। और तुम तो अच्छी बच्ची हो ना, ऐसे ज़िद नहीं करते। तो आप आइंदा आपने ज़िद नहीं करनी। वो उसे प्यार से समझा रहा था लेकिन वो सुन नहीं कब रही थी। उसका तो सारा ध्यान पिज़्ज़े पे था। वो अपनी बात के इग्नोर होते हुए देख के नफ़ी में सर हिलाते उठ के शर्ट धोने चला गया था, लेकिन सफ़ेद शर्ट पे दाग रह गया था। दिन खत्म हो गया था और आज के वाक़ये ने सफ़ीर को जल्दी मुश्किल में डाल देना था, लेकिन वो नहीं जानता था। कंगना, मुझे एक बार मोनिका से मिलने दो। एक बार अर्जुन कंगना के सामने बैठा उसे कह रहा था। अरे झोंकड़े, उठ यहाँ से, तेरी कोई औकात नहीं है। तेरे जैसे मर्द होते हैं जो लड़कियों को मोहब्बत की राहों में ला के उन्हें जलील करते हैं। अर्जुन का चेहरा लाल हुआ था इतनी बेइज्जती पे। कंगना, मुझे मोनिका से मिलना है। वो तेरी मोनिका नहीं है। अब चंदा है आई समझ इस कोटे की चंदा। अब उठ और निकल यहाँ से कंगना, मैं जल्दी आऊँगा अपनी मोनिका को लेने। वो मेरी है सिर्फ मेरी। हट भी यहाँ से, तूने खुद उसे छोड़ा था, वो तेरी नहीं है। इस कोटे की चंदा है। अर्जुन इतनी जलालत पे वहाँ से निकला था और चंदा जो अपने कमरे के दरवाज़ों के पीछे खड़ी अर्जुन की आवाज़ें सुन के काम गई थी, उसे डर था कि और फिर वो उसे ले ही ना जाए दोबारा से। और जो उसने उसके साथ किया था वो कभी भी अर्जुन को माफ़ नहीं कर सकती थी। वो अनजाने में अर्जुन और कल के आए लड़के अमान का मुआवजा करने लगी थी। डीएसपी ने कयान के सामने नवाज खान की रिपोर्ट रखी थी, जो दुनिया के सामने तो शरीफ था लेकिन अंदर से ज़मीर फरोश था। वो अंदर ही अंदर अपने मुफाद के लिए अपने मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा था। नवाज खान असले का कारोबार करता था और गैर ममालिक में असला फरोख्त करता था। सर, ये तो किंग का खास बंदा है। हाँ कायान, और तुम्हें इसे पकड़ना है। और कायान काज़मी, अभी तक तुमने इवल के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं की। कायान ने रात का सोते हुए जब से लब भींचे थे, कैसे वो उसके करीब थी लेकिन वो बेबस था। जी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। कायान, तुम्हें टारगेट दिया था कि तुमने उन्हें पकड़ना है, बस तुम कोई काम करते नजर नहीं आ रहे मुझे। कायान को तो उसकी धमकी भी याद आई थी। आज रात डीएसपी सरफराज की मौत का परवाना दिया था उसने। सर, मुझे कल रात इवल की कॉल आई थी और उसने मुझे डीएसपी को मारने की धमकी दी है। वो इवल की मसावात को छुपा गया था वरना उसकी बेइज्जती होती। वो इवल की हरकत को छुपा गया था वरना उसकी और बेइज्जती होती। क्या मतलब? सरफराज से उसकी क्या दुश्मनी? पता नहीं सर, लेकिन वो कहती है कि वो गद्दार है और उसकी मौत इवल के हाथों लिखी है। इसीलिए सर उनको प्रोटेक्ट करने का इंतज़ाम करना है। आज तो सरफराज के बेटे की शादी है ना? जी सर, हमें वही इंतज़ाम ही करवाना है। ओके, तुम जाओ। कायान और सरफराज को कुछ नहीं होना चाहिए और सरफराज को भी तला कर दो। ओके सर। वो सलूट मारता वहाँ से चला गया था। नवाज, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है तो कल तक तुम्हारी बेटी इधर पहुँच जानी चाहिए। उसके लिए तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो दे देंगे। नवाज माला का सुन के परेशान हुआ था। वो अपनी बेटी को इधर बेच नहीं सकता था, चाहे जो भी हो। वो उसकी बेटी थी, बहुत मासूम थी। वो उन जल्लादों में आके नहीं रह सकती थी। वो तो उसको अजियत दे दे के तोड़ देते। जी किंग, वो परेशानी से बोलता उठ खड़ा हुआ था और अगर वो अभी किंग के सामने बोलता तो वो उसे भी मार देते और माला को तो वो किसी भी तरीके से ले आते। माला शॉपिंग करते निकल रही थी। शॉपिंग मॉल से के उसके सामने अदील आया था। वो कल यूनी वाले लड़के को देख के गुस्सा हुई थी, तो फिर आगे मैं रास्ते में कहीं मेरा पीछा तो नहीं करे। वो आंखें सुकेर थी। अदील को बेहद प्यारी लगी थी। उसका दिल कर रहा था अभी उसकी कुर्बत को महसूस करने को, लेकिन वो अभी बेबस था। उसने अपने बाप को कह दिया था। इसका मतलब था कि 2 दिन तक ये लड़की उसके कमरे में मौजूद होगी, उसके बिस्तर पर। फिर बस मैं और मेरी माला। अदील अपनी सोचता मुस्कुराया और माला ने उसे पागलों की तरह मुस्कुराते देख के जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। अदील ने उसे जाते देखा तो फिर से उसके सामने आया था। बात तो सुने। माला भी रुक गई थी। माला, क्या आप मेरी फ्रेंड बनेगी? वो अपना हाथ आगे करता माला को हैरान कर गया था। आपको मेरा नाम कैसे पता? वो हैरानगी से पूछने लगी थी। मैं जिसे पसंद करता हूँ उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे फ्रेंड बनाना नहीं पसंद, इसीलिए सॉरी। वह मुंह के डिज़ाइन बनाने लगी थी और अपनी गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि उसकी नज़र टायर पंचर पे पड़ी थी। ओह शिट, ये कैसे हो गया? वो सदमे के मारे मुंह खोले खड़ी थी। उसके पापा ने कहा भी था कि साथ में ड्राइवर ले जाना, लेकिन वो ज़िद्दी इतनी थी कि अकेले ही निकल आई थी। पीछे कर आदिल मुस्कुराया था। अरे माला, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो इधर उधर कैब ढूंढने लगी थी। माला, ये तो टायर पंक्चर हो गया। चले, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों? मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आप हैं कौन? वो अपनी कमर पे हाथ रखती लड़ाई करने वाले अंदाज में बोली थी। हम फ्रेंड्स हैं ना? नहीं, हम फ्रेंड्स तो नहीं हैं। मैंने कब आपसे फ्रेंडशिप की? माला चेहरे पे गुस्से भरे तासुरात लाते हुए उससे पूछने लगी थी। देखिए, आपके पापा नवाज अंकल और मेरे पापा दोनों दोस्त हैं। मैं जानता हूँ आपके पापा को। क्या आप जानते हैं मेरे पापा को? वो मासूमियत से बोली तो अदील ने अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। हाँ ना, मैं जानता हूँ आपके पापा को। तो चलिए आइए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। आप मुझ पर यकीन कर सकती है। माला थोड़ी देर सोती रही और रात भी होने वाली थी, इसीलिए वो अदील की गाड़ी में बैठ गई थी। अदील को उसकी मासूम बातें और मासूम हरकतें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी।
वो तो उसके जिस्म को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो उसके पास थी, वो उसे ले जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों दिल को ये ठीक ना लगा। वो बेशक उसके जिस्म को हासिल करना चाहता था, लेकिन उसका दिल माला के लिए नरम पड़ा था। वो चाहता था वो उसे निकाह करे, इसीलिए वो उसे टाइम दे रहा था। हज़ारों लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने वाला आज एक लड़की की गुर्बत के लिए तड़प रहा था। थैंक यू अदील। माला ने पहली दफ़ा उसका नाम लिया, जो कि अदील को बहुत अच्छा लगा था। अदील को अपना नाम पहली दफ़ा इतना अच्छा लगा था। अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, अदील ने मुस्कुराते हुए दोबारा से अपना हाथ माला के आगे किया था। ओके, तुमने मुझे ठीक तरह से घर पहुंचाया, इसीलिए अब तुम बार बार कह रहे तो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो भी मुस्कुराती अपना नाजुक हाथ अदील के हाथ में दे गई थी। अदील के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई थी। वो उसकी मासूम सी नीली आंखों में अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। नवाज ने बैल्कनी से माला को अदील के साथ देखता वो परेशान हुआ था, यानी कि किंग उसकी बेटी तक पहुंच गया था। उसे अब किसी भी तरीके से माला को दूसरे मुल्क भेज देना था, ताकि वो जल्लादों से दूर है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन सब से बड़ा एक और जल्लाद भी है, जो कि उसकी बेटी से इश्क करता है।